अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग कहने से इट इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग, क्योंकि बहुत से लोगों को अब पता लग रहा है कि पेट्रोल ने एक दफ़ा फिर जंप लगाई है और हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में। आप लोगों को वीकेंड से पता चल गया होगा, क्योंकि बातें तो ये पहले से ही हो रही थी। इवन ऑन फ्राइडे वी वर थिंकिंग कि शायद यही खबर होगी और ये खबर सामने आ गई। अनएक्सपेक्टेड रश था, क्योंकि जहाँ से पैसे बच रहे होते हैं लोग कोशिश करते हैं वो बच जाएँ, और होना भी ऐसे ही चाहिए। भाई हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो 9 रुपये 56 पैसे बढ़ गई है, और इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये और 45 पैसे बढ़ी है हाई स्पीड डीजल का। आपने बता दिया, तो अब यानी कीमतें जो होगी हैं वो आपको बता दें। पेट्रोल की कीमत होगी है 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर। तो अब जाके ये सेटल हुआ है मामला, और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद होगी है 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर। तो ये लीजिए तोहफा। अब इस साल के 6 महीने जो हैं वो फॉर्मली हैव बिन कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर पे आ गए। कितनी जल्दी वैसे बाय द वे साल भी गुजरता है। वी आर इन जुलाई और पता भी नहीं चला। बाकी 6 माह हैं, ज़ाहिर है और मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई का एक तूफान तो आएगा ही। साथ ही साथ जो सैलरी क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, सरकारी नहीं क्योंकि उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा हो ही जाता है, अदरवाइज़ जो प्राइवेट तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाहों में जिस हिसाब से कटौती का हतमी फ़ैसला हो गया है, और फिर सुपर टैक्स और फलाना टैक्स और ढमकाना टैक्स, मतलब जो लोग जून में कुछ पैसे कमा रहे थे, जुलाई में अगर उनकी तनख्वाह बढ़ भी जाए, या जिन लोगों के साल के आगाज़ में इंक्रीमेंट लगे थे तो वो कह रहे थे कि अब हमारी तनख्वाह इंक्रीमेंट से पहले वाली हो गई है या शायद उससे भी कम। मतलब ये हर घर की कहानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वी हैव टू डील विद इट। द सैड थिंग इज़ कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। या तो एहतजाज करें जिन्होंने करना है। आपको पता है कि लोड शेडिंग का फाइनली जाके एहतजाज जो है कराची में जब 12 प्लस घंटे होना स्टार्ट हो गई है, तो कल देखने में आया कि काफ़ी एक एहतजाज हुआ है। मतलब कंज्यूमर से हज़ारों लाखों रुपए हुमा लिए जा रहे हैं। और परसों फ्राइडे को मेरा ख्याल है 2 मिनट की अभी बारिश हुई थी, 2 मिनट की बारिश हुई थी। बहुत सी जगहों पे तो हुई नहीं थी। हाँ, बहुत सी जगहों पे हुई नहीं थी। अभी कनियाँ ही पड़ी थी, बूंदाबांदी हुई थी और टेक्निकल फॉल्ट आया और घंटों के लिए बिजली बंद। मगर इतने आपके नाजुक सिस्टम्स हैं, एक प्राइवेट कंपनी की हम बात कर रहे हैं कराची का जो बिजली का इंतज़ाम संभालती है, कि वो एक लम्हे की बारिश अपनी तरफ से आपने लोड शेडिंग मुस्तस्ना करार दिया हुआ इलाके को, लेकिन हर दूसरे दिन लोड शेडिंग नहीं होती, टेक्निकल फॉल्ट की बुनियाद पे घंटों बिजली नहीं आती है। ये बड़ा मामूल सी बात हो चुकी है, और इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स, क्योंकि गर्मी इज आल्सो गेटिंग वर्स। और जहां लोड शेडिंग हो रही है वो तो एक और ही कहानी है वो। लेकिन लोड शेडिंग तो वो तो पता होता है ना, स्केड्यूल्ड होती है, और फिर वो अनस्केड्यूल्ड जो होती है, मिला लें तो आधा दिन से ज़्यादा ही बिजली नहीं है। हमने एक और भी आपको सारा फिनोमेना बताया था ना। बहुत से लोग जो चाहते हैं अपनी PMTs अलग कर दें, क्योंकि वो जो कंज्यूमर्स बिल ना देने वाले हैं उनके साथ उनकी PMTs उन कम्युनिटीज़ की, लोकेलिटीज़ की मिक्स हुई है। उसकी वजह से जो 100% बिल देते हैं उनको भी घंटों लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर दोबारा से समहाउ वो जो चोरी कर रहे होते हैं बिजली, वो दोबारा उनकी PMT में आके कुंडे डाल लेते हैं या उनके ट्रांसफार्मर तक पहुँच जाते हैं। ये निचले स्टाफ की मिली भगत और कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं है काम। सो वो एक अलग एक पूरा केस है कि भाई हम किस तरह पूरी कम्युनिटीज़ हैं, लोकेलिटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, कॉम्पाउंड्स हैं जो बिजली के 100% बिल देती हैं, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिलती क्योंकि उनके पीछे कहीं कच्ची आबादी ऐसी है जहाँ पे डिवीजन करना आपका काम है ना। जब आपने इतना बड़ा फैसला किया हुआ है कि जो नहीं करेंगे पेमेंट्स वगैरह, इस तरह जो डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको हम बिजली नहीं देंगे, फाइन, ओके फाइन, मेक सेंस एज वेल, लेकिन वो क्यों सफ़र करें साथ आपकी गलती की वजह से? या तो डिवाइड करें सारा सिस्टम। इन एनी केस हम ये सारी बातें कर रहे हैं। आखिरी बात, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, आपने जैसे कहा पता लग ही गया था। सो बहुत से पेट्रोल पंप से ऐसी भी रिपोर्ट आ रही थी जहाँ पे उन्होंने पेट्रोल रोक लिया और पेट्रोल नहीं फरोख्त कर रहे थे आखिरी घंटों में। Are you surprised? That is not something new. मतलब ये तो होता ही है। Honestly, I'm sorry, अब अगर ऐसी चीज़ें ना होना तो तब हम सरप्राइज होते हैं कि what happened there, इन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो पता ही है। एक और चीज़ जो वीकेंड पे हुई और वो है जी T20 वर्ल्ड कप का फिनाली। और जिस तरह लग रहा था बिल्कुल अनडिफीटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया, ये पूरा मेला जो है ना लूट गई और वर्ल्ड कप जो है इंडिया के नाम हुआ। And a much deserving win for them, because it's a competition and the best team had to win, and of course the best team happened to be India's. तो लिहाजा इट वॉज अ मैच टू वॉच। अच्छा, मैच भी ऐसा था, फाइनल जो था
वो जैसा मैच होना चाहिए। मैच पड़ जाने वाली बात होती है आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जब आपको नहीं पता था, बट ऐसा ही मैच होना चाहिए एक इतने बड़े इवेंट का, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। बहुत से तज्जिए तब से हो रहे हैं। इंडिया ने एक मरतबा फिर, साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ही ज़बरदस्त खेल पेश किया, लेकिन भारत ने एक मरतबा फिर साबित किया कि एक बेहतरीन टीम है। उनके भी आपस में इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं बाज़ खिलाड़ियों के, और पब्लिक है IPL में, आपको पता ही वो सारा मामला। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे वर प्लेइंग एज अ यूनिट, देन दे वर सीन प्लेइंग एज अ यूनिट। और बीच में हमें लग रहा था कि मैच उनके हाथ से निकल गया, शायद उन्हें नहीं लग रहा था, क्योंकि ना उनके चेहरे पर कोई फ्राउन आता है, ना उनके कंधे झुके हुए नजर आते हैं, टेंशन नहीं, कोई एक दूसरे पे चीख नहीं रहा। दे ऑलमोस्ट, मतलब दे वर सो फोकस, जिसको कहते हैं ना कि फोकस करके खेलना है, कि जब थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट इन देयर फेवर ऑल्सो, वो लगे हुए थे, क्योंकि अभी मैच तो रहता था ना, तो दे वर फाइटिंग टिल द लास्ट बॉल। कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन आखिर में खुला, और फिर रोहित का कितना चला और रोहित आउट हो गया, फिर रोहित आउट हो गया फाइनल वाले में, फिर हार्दिक पांड्या, एंड यू नेम इट। अच्छा, आपको जल्दी से बता दें कि मैक्सवेल का कैच, मतलब ज़बरदस्त चीज़ें थी। और मुझे लग रहा है कि इस मरतबा आप भी अपने इर्द गिर्द पाकिस्तानियों की कमेंट्री सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, या तो हम अपनी टीम से इतने मायूस हो गए हैं, या हम, बड़ी अच्छी बात है, एज अ नेशन इतने मैच्योर हो गए हैं कि वी आर सेइंग कि इंडिया डिजर्व दिस विक्ट्री। पहले जो था ना, थोड़ा सा मैं अपने आप को लेके कह दूं कि ठीक है, थोड़ा सा होता था कि यार चलो कोई और जीत जाए, You know what I'm trying to say. I know what you're trying to say, लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर चलो पाकिस्तान नहीं, तो I would still like the World Cup to come to this region, to our part of the world. तो उसमें अगर इंडिया, and deservingly इंडिया अगर बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इंडिया को ही जीतना चाहिए था, और बड़ा अच्छा जीते। अच्छा, वर्ल्ड कप के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू T20 क्रिकेट में दुनिया से पीछे ही नहीं, बहुत पीछे है। मुझे कुछ रियलिटीज़ हमारी अपने बारे में भी तो है ना, एंड वी नीड टू एक्नॉलेज देम। अगर हम कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं तो वो एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कौमी टीम की बार बार शिकस्त से अवाम जो है वो बददिल हो रहे हैं, और मायूसी इतनी बढ़ रही है कि क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी जो है वो मुसलसल कम होने लगी है। एक दिन अच्छा खेलेंगे ना तो ये सारे लोग वापस आ जाएंगे, इसलिए ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर क्रिकेट में दिलचस्पी थोड़ी सी कम हो के बाकी जो माशाल्लाह हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें अगर डेवलप हो जाए दिलचस्पी, तो इसमें कोई ख़ास बुराई भी नहीं है। क्रिकेट सिचुएशन खेल के सर्वाइवल के लिए हुकूमत और बोर्ड के नए अंदाज से सोचने पे भी बहुत बात हो रही है, बहस हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तज्ज़िये हो रहे हैं, सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत से प्लेयर बदलती क्रिकेट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। IPL में दुनिया भर के अच्छे क्रिकेटर्स दाव पेच आजमाए जाते हैं और बहुत कुछ सीखा जाता है। वापस T20 वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं फिर ये लोग, और भारतीय टीम की जीत के बाद विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने बाइज्जत तरीके से T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी किया। मतलब व्हाट अ ग्रेट जर्नी इट हैज़ बीन फॉर विराट कोहली एंड अदर्स। एंड इसमें भी इतना रिस्पेक्ट है कि रोहित ने पहले ही कर दिया था रिटायरमेंट का, कोहली ने तो सरप्राइज दिया उस दिन, बाद में किया नहीं, लेकिन फिर रोहित का ये कहना है कि हमने ऐसे डिसाइड किया हुआ था कि ओवरशैडो ना, हाँ डिसाइड तो किया ही होगा, लेकिन फैंस के लिए तो सर्टेनली एक अनाउंसमेंट थी। और लेकिन मुझे ये सिर्फ तरीकेकार अच्छा लगा कि उसमें भी उन्होंने अलग-अलग करके बताया। किसी की ग्लोरी लाइमलाइट, यू नो, they decided not to take it away from each other, so yeah. ज़ाहिर है हर एक की अपनी कंट्रीब्यूशन है। आपको पता ही है हमारे क्रिकेटर्स तो रिटायरमेंट तो दूर की बात है, रेस्ट तक से डरते हैं यार, रेस्ट से डरते हैं कि कोई और उनकी जगह ना ले ले। रिटायरमेंट तो बहुत की दूर की बात है। मतलब कितने लोगों को आपने देखा है जो टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के अपनी कैंपेन करते हुए नजर आते हैं, टीवी प्रोग्राम पे जहाँ तज्जिये तबसरे कर रहे होते हैं कि भाई सोशल मीडिया कैंपेन्स तो दूसरी चीज है कि भाई सानू रख लो, और शायद बाज़ की तो कामयाब भी हो गई थी इस दफ़ा। अच्छा, एंड दे स्पीक रियली वेल एज वेल। ग्रूमिंग इन लोगों की जब होती है ना तो वो होलिस्टिक ग्रूमिंग होती है। गेम तो खेल ही रहे होते हैं। अच्छा, ये जो क्लिप अभी हमने आपको दिखाया है 2012 का है, मतलब कि ये कोई 12 साल पुरानी बात हो रही है। तब ही सचिन तेंदुलकर को लगता है पता चल गया था कि रोहित और कोहली जो है ना, दे आर फोर्स टू रेकन विद, और हेंस उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अभी आपने सुनी है। ये कैसा लगा आपको नाच गाना? देखिए जब खुशियां हो रही होती हैं, क्या सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स एज वेल इन हिज टाइम, और अब जाहिर है विराट कोहली
मतलब बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, उनका मद्दा है, उनका एक अपना स्टाइल है। आज के ज़माने का उन्हें गोट कहा जा सकता है। सो अब उनको ये एहसास होना कि अब उनका भी वक्त आ गया है ये जगह खाली करने का, ये स्लॉट छोड़ने का। एंड नॉट जस्ट दैट, आपने देखा है कि ये अपनी क्रिकेट मैनेजमेंट से कितने मुतमईन है। मतलब एवरीथिंग इज सो वेल जेल्ड, जिसको कहा जाता है कि देयर इज नो टेंशन, दे प्ले वेल एंड दे लिव वेल एज वेल। मतलब ये भी नहीं है कि कोई अपनी लाइफस्टाइल्स को छुपा रहे हों या आवाम को इनकी अच्छा ना लगे। No, they're doing everything that has to be done. हम अभी भी फर्स्ट क्लास से उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या ये उम्मीदें हमारी काफ़ी हैं, फर्स्ट क्लास से पूरे उतर सकती हैं? हमारी जो उम्मीदें हैं उन पे नए खिलाड़ी फर्स्ट क्लास से निकल के पूरा उतरेंगे? हमारा PSL भी है, वो भी अब अरसे से चल रहा है, उसका 10वां एडिशन अब होगा। उसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया? एज एन 9 एडिशंस तो हो गए हैं ना, अब उसके नतीजे में हमें क्या टैलेंट मिला और उसके बाद हमारी T20 फॉर्मेट की क्रिकेट पे क्या तब्दीली आई, क्या आई ना आई, जो हाल है वो तो हमारे सामने ही है। हर किसी का अपना ही पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि यू आर वेरी राइट, सामने ही चीज़ है, कोई ढकी छुपी तो है नहीं। भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सिकंदर हमारे साथ हैं। सिकंदर, मुबारक हो, द बेस्ट टीम वन एंड बाय फार इंडिया वाज द बेस्ट टीम। और मैच जो हमने फाइनल देखा उसमें भी ये चीज़ जो है वो दोबारा से एक स्टैंप लग गया कि डिजर्विंग टीम ही बनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम मुबारकबाद इन सबको दे चुके हैं। मैं 2-3 प्रोग्रामों में भारत को उनकी परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद दे चुका हूं। और ऑब्वियसली उनका जो सिस्टम चल रहा है ना, हमें उनके सिस्टम को देखना चाहिए। हम अपने पड़ोस को क्रिटिसाइज तो करते हैं, मगर देखें तो उनके क्रिकेट के अंदर वही कोच पिछले 4 साल से है। लड़के कितनी अच्छी तरह यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ते हैं। हमारे वाले जो हैं, आपने भी जिक्र किया था ना कि वो 2012 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये देखो ये कैरी ऑन करेगा मेरी जगह पे सचिन ने उसको। तो हमारे वालों ने कभी किसी को किया है? हमारे अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि प्लेयर अपने शो, पहले तो वो सोशल मीडिया पे था ना, अब वो खुद बैठ के प्रोग्रामों में कहते हैं हमें लो। अभी भी ऐसे ही सिलसिला चल रहा है कि मतलब लोग बैठ के जी मैं सबसे अच्छा था, मुझे ले, मैं अपने फिटनेस पे ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं क्या बोलूं मैं, देखें हमें एक हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे, मैं करता धरता से कल भी मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, आज फिर कर देता हूं कि जो लोग, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वो जो कैबिनेट है जो ये फैसले करती है क्रिकेट पे, कि खुदा के लिए कोई भी शख्स है, अभी नकवी साहब हैं तो उनको कम से कम 3 साल दें। 3 साल के अंदर इनसे रिजल्ट मांगे। ये ना करें कि अगले साल फिर कोई नया चेहरा आ जाए और फिर कोई गड़बड़ शुरू हो जाए। उनको 3 साल दें, उनको करने दें। जो भी होगा फिर हम बाद में पूछेंगे। एक कोच हो, एक मतलब प्लेयर्स हो, इसी तरह चलता है। डोमेस्टिक क्रिकेट को तगड़ा करें। और आप अभी पता नहीं आपने क्या बात की थी कि इंडियंस कहते हैं कि हम लोगों को IPL में जाकर खेलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक सजेशन है कि हमारे लड़के सोशल मीडिया पे एक पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में जाएं, और शायद IPL में जाएं तो दे वुड बी बेटर। वो दुनिया की हर लीग खेलते हैं मगर सीखते कुछ नहीं है, सुधरते नहीं है। आप वो देखें, हमारे कैंप से किसी ने आवाज उठाई कि मैं अब 36 साल का हो गया हूँ, मैं अब T20 से रिटायर हो रहा हूँ? किसी ने की? लोग कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। यानी कि उसका क्या मतलब हुआ? अगर आप कोई कुर्सी पे, भट्टी साहब ने उस दिन जिक्र भी किया था कि आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें तो पता, इसका मतलब ये होता है कि आपके घुटने चले गए, आर्थराइटिस आपको हो गया। मगर आपने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। लोगों को करना चाहिए, लोगों को। ये हमारे और उनके कल्चर में फर्क है। आप कह रहे हैं कि IPL जाकर खेले, भाई IPL वाले कोई बाहर खेलते? वो तो कहीं नहीं खेलते। और उनका डिसिप्लिन आप देख लें। हमारा लड़का IPL में भी अब जाकर खेले तो फिर रह क्या गया? अजीब सी लोग बात करते हैं। मतलब ये देखें, जो हमारे लड़के हैं इन्होंने गैंग्स बनाए हुए। अभी वीडियोस चल रही हैं कि जी बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अरे भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका काम है प्रैक्टिस करना, उनका काम है भागना। वो देखें तो नहीं बना रहे किसी के लिए कोई जाके पता नहीं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए था उन्हें, मगर वो तो भाग रहे हैं। तो क्या हो गया? हम लोग खुद ही उसको प्रमोट करते हैं। कल मैंने, भट्टी साहब ने, याया ने बैठ के ये अहद किया है कि हम अननेसेसरी लोगों को नहीं प्रमोट करेंगे। हमारी भी गलती है कि हम अननेसेसरी को कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ, बहुत अच्छा लड़का है, और वही जो है हमें जो है वो दांत दिखा देता है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सख्ती करेगा और वो क्या होनी चाहिए वो ये जो आपने बात कही, फिर मैं बताता हूं। जी, ये जो आपने बात कही है तो इसमें डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ वेट इन इट। खासतौर पे ये जो चेयरमैन का म्यूजिकल चेयर लगा रहता है ना हमारे पास,
ये एक दफ़ा पहले जब इंडिया में पिछले साल वर्ल्ड कप भी हो रहा था ना, तो तब हमने ये सवाल ज़रूर किया था कि डज इट ऑल दीज चेंजेस डू दे ट्रिकल डाउन टू द प्लेयर्स, और जवाब आप लोगों में से ये था कि नहीं, प्लेयर्स रिजिलियंट होते हैं, उनको अंदाज़ा होता है। हमें वैसे अब ये लगना स्टार्ट हो गया है, भट्टी साहब आप इसमें बता सकते हैं कि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं प्लेयर्स को, ये ऊपर मैनेजमेंट, इवन द चेयरमैन कीप्स चेंजिंग, कमिंग बैक, न्यू स्ट्रेटजीज, दे डू ट्रिकल डाउन, दे डू इफेक्ट द मोरल ऑफ द टीम। भट्टी साहब। जी हुमा, बिल्कुल। जब चेयरमैन चेंज होता है, और पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 6 चेयरमैन चेंज हुए हैं। जो चेयरमैन चेंज हुआ है वो अपना कोचिंग स्टाफ नया लेकर आया है, पीसीबी की मैनेजमेंट नई आई है, कप्तान भी चेयरमैन ने चेंज किए। तो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के चेंज होने के साथ पूरा हमारा जो एक क्रिकेट का सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। हम ना कोचेस को टाइम दे रहे हैं, ना प्लेयर्स को टाइम दे रहे हैं। अगर बाबर आजम अच्छे कप्तान थे तो उन्हें हटाया क्यों गया नवंबर में हटाकर हमने दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दे दी। वैसे बात सुने, बाबर आजम को कौन सा टाइम नहीं मिला था जब उन्हें हटाया गया था, और कितना टाइम चाहिए था बाबर आजम को? तो फिर हटा दिया था तो वापस क्यों लाए? बाबर आजम को वापस लाना इज अ बिगर क्वेश्चन मार्क। उन्हें हटाना उस परफॉर्मेंस के बाद वाज नॉट एन, इट वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल। मतलब ये तो नहीं है कि उन्हें मौके नहीं दिए गए थे या टाइम नहीं दिया गया था। हाँ, वापस उन्हें किसके इसरार पे लाया गया या क्या सोच उसके पीछे कार फरमा थी, वो पता नहीं किसके कब मिलेगा जवाब, मुझे नहीं पता। अब्दुल्ला, मैंने सिकंदर बख्त और फातिमा सलीम ने और दानिश अनीस ने जब वहाब रियाज से इंटरव्यू किया तो वो खुद कहते थे कि बाबर आजम ने फिटनेस का कल्चर खत्म कर दिया पाकिस्तान टीम में। उस वक्त वो पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर थे, ये जनवरी की बात है। लेकिन जब चेयरमैन चेंज हुए, मोहसिन नकवी साहब आए, तो वहां पर वहाब रियाज ने हवा का रुख देखा और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनवा दिया। हमारे यहाँ देखिए 2021 में जो हमने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के मैच में दुबई में शिकस्त दी, वहीं से पाकिस्तान क्रिकेट में खराबी हुई। उस मैच के बाद से जब पाकिस्तान जाहिर है इंडिया के खिलाफ 10 विकेट से जीता, सेमीफाइनल खेला, फिर अगले T20 वर्ल्ड कप में 2022 में पाकिस्तान फिर फाइनल में खेला। उसके बाद प्लेयर बड़े हो गए, इदारा कमजोर हो गया। यहाँ पर प्लेयर्स अपनी टर्म्स को डिक्टेट करवा रहे हैं। अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की प्रेस रिलीज आई तकरीबन 1 हफ्ते पहले, मैंने अपने 30-32 साल की जर्नलिज्म कैरियर में इस तरह की 12-14 प्रेस रिलीज देखी हैं। हर चेयरमैन के दौर में कोई प्रेस रिलीज अच्छी डिजाइन करता है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, किसी के अल्फाज हल्के होते हैं। देखिए, ये मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और वो जो इस वक्त टेम्परेचर है उसको डाउन करने के लिए ये कहानियां घड़ी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में तब्दीली नहीं आई। 70 की दहाई में मरहूम अब्दुल हफीज तारदार पाकिस्तान में जो क्रिकेट सिस्टम लेकर आए थे, जिसके तहत पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमें बनी, उस सिस्टम के बाद हमने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया। वो सिस्टम वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। अब हम कभी फॉरेन कोचेस ले आते हैं। अब इंडिया की इस टीम को देख लें, एक भी सपोर्ट स्टाफ में फॉरेनर नहीं है। उनके जो हेड कोच हैं राहुल द्रविड़, वो भी फारिग हो गए, उनका असाइनमेंट खत्म हो गया इस फाइनल के बाद। हमारे यहाँ आप बताएं, अगर कोई कोच, अगर हेड कोच इस तरह टूर्नामेंट जितवा दे पाकिस्तान टीम को, तो मेरे ख्याल में अगले 4 साल तो उसके पक्के हैं। अच्छा सिकंदर, आपसे हम पूछेंगे, अभी हम IPL की बात कर रहे थे, PSL का अब इस मरतबा 10वां एडिशन होगा। PSL के ज़ाहिर है 9 एडिशन हो चुके हैं। हम 2021 में भी सही थे, 22 में भी, उससे पहले भी हमें शुरू में लग रहा था PSL के 4-5 एडिशंस के बाद कि भाई हमारे पास टैलेंट भी आ रहा है, PSL के नतीजे में फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, हमारे नए खिलाड़ियों को तजर्बा भी मिलता है। लेकिन आज जब हम 10वें एडिशन के डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं तो हमारा T20 क्रिकेट का ये हाल है। इसको कैसे आप लिंक कर रहे हैं? मतलब वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ या फिर हमें उसको भी दोबारा देखने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग सेल्फिश हैं। अब आप उसको देख लीजिए कि हम इंडिया, भारत के 3-4 लड़कों ने उसी वक्त रिटायरमेंट ले ली ना अपने आप बड़े खुशी से। किसी ने कहा था एक्सक्यूज मी कि उस वक्त रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि लोग पूछें वाई, कि ये ना हो कि ऐसे वक्त रिटायरमेंट लिए जब लोग कहेंगे यार वाई नॉट यार। चलो, हमारे वाले तो छोड़ते नहीं है।
एक अगर बाबर ये कह देता कि जी मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा T20, यकीन करें लोगों को थोड़ा सा सुकून होता। वो अभी तक अड़ा हुआ है कि जी मैं ही सबसे बड़ा प्लेयर हूं। आप वो बात कर रहे हैं, मुझे बताइए बाबर आजम जब से उन्होंने, मैं फैजान से कहूंगा कि इसके ऊपर एक डेटा निकाले कि जब से वो T20 में ओपन करना शुरू हुए कितनी दफा हुआ है कि वो नीचे आकर खेला हो और किसी और को उन्होंने खेलने दिया हो। आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, और सिकंदर ये कोहली की भी मिसाल ले लें, क्योंकि कोहली को भी पहले ही वाज द कैप्टन और जब कप्तानी से वो हटे परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई वेयर ही वांटेड टू बी द कैप्टन अगेन, या कोई लॉबी हो जो उनको दोबारा, उस किस्म की चीजें वहां दोबारा हुई ही नहीं। हम ये इस तरह इंस्ट्राइड नहीं लेते। देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए चेयरमैन साहब को ये भी देखना चाहिए कि राहुल द्रविड़ ने जो रिटायरमेंट दी, मुझे इंडिया से लोगों ने लिखकर भेजा है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरे फोन के ऊपर उनकी मैसेजेस लिखें कि राहुल द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा कि उनका बेटा अब जो है वो कर्नाटका की तरफ से खेलना शुरू हो गया है और उनको उम्मीद है कि वो अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे जी सिफारिशी है, मेरा बेटा है तो मैं हट जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। हमारे वाले तो क्रिकेट बोर्ड में घुसते हैं कि ताकि भतीजे भांजों को वो जो है खिलाएं। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए। और आप ये देखें कि PSL के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि वो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तानी वाला खेल रहा है, नहीं खेल रहा, वो आके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। ये व्हाइट बॉल और रेड बॉल का सिलसिला खत्म कर देना चाहिए। तो अभी टाइम का मिलेगा, आप तो फिर जा रहे हैं कनाडा में, कोई ग्लोबल लीग हो रही है, सारे उसी के लिए तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें सख्ती करनी चाहिए, हमें सख्ती करनी चाहिए। देखें ये जो कैटेगरी ABCD उन्होंने कहा ये हट नहीं सकते, 3 साल तक ये 60 लाख रुपए होंगे, मगर PCB के हाथ में ये चॉइस जरूर होगी, ये ऑप्शन जरूर होगा कि आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं। तो आप ABC किसी को ना दे, आप बोलें किसी को हम दे ही नहीं रहे। अब जो भी ग्रेड्स हैं वो D है और E है, लेना है लो, नहीं लेना है ना दो। और अगर आपने टीम को नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया दोबारा, आप ले लें। मैं कहता हूं आप इनको 1 करोड़ रुपया दें, पाकिस्तान को नंबर 1 कर दें। बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिलहाल डिमोट कर दें, सारों को एक ही कैटेगरी में नीचे डाल दें। गॉट इट। यार ये सारी दुनिया में होता है यार, जी जी सारी बिल्कुल दुनिया में होता है। आपकी परफॉर्मेंस खराब है, आपको डिमोट किया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी यही रहेगा, फला होगा। आपने कैसे इजाजत दे दी कनाडा जाने की? भट्टी साहब 2 चीजें भट्टी साहब से, पहले तो ये बांग्लादेश वाली जो आगे टूर्नामेंट आ रहा है उसकी क्या कोई अनाउंसमेंट हो गई है टीम की? उसमें क्यों जा रहे हैं बाबर? अच्छा पहले तो भट्टी साहब आप ये बता दें कि टीम सेटअप की अनाउंसमेंट भी बता दें और उसके बाद हम ये लीग की बात करेंगे। मैं तो जा रहा हूं बांग्लादेश पे क्यों जा रहे हैं बाबर आजम? आप सुकून कराएं यार, थोड़ा सा आराम कराएं। देखिए वो तो बेसिकली पैसा कमाना मकसद है, उसके अलावा तो अब्दुल्ला कोई चीज नहीं है। आप जो PSL की बात कर रहे थे, PSL का जो टॉप परफॉर्मर था उसामा मीर, उसको हमने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया वर्ल्ड कप की। जब उसामा मीर ने चेयरमैन को मैसेज किया, तो मोहसिन नकवी साहब से शिकायत की, तो उसके बाद उसको इंग्लैंड जाना था किसी लीग में शिरकत के लिए, वहाब रियाज ने नाराज होकर उसको NOC नहीं दिया। देखिए सिलेक्शन पे हम क्या बात करें, जिनको सिलेक्ट करते हैं उनको तो खिलाते भी नहीं है। अब अबरार केस इन पॉइंट जो बना हुआ है, तो व्हाट डू वी से अबाउट दैट? मैं अबरार की जो वजह शोहरत जो मैंने पाकिस्तान टीम में इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा वो चाय अच्छी बनाते, जिस कमरे में महफिल जमी होती है कहते हैं भाई अबरार को बुला ले, वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, सबको चाय बना के पिलाएंगे। ये अबरार की वजह शोहरत है। अगर अबरार अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अबरार को आप ना आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खिलाया, ना आप T20 वर्ल्ड कप में उनको एक मैच खिलाया, और अबरार बगैर खेले आ गए और उनके अकाउंट में अच्छे खासे कोई 25-30 लाख रुपए भी चले गए। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि क्या कहा जाए इस पे। गए हुए थे, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। उसकी जिंदगी की मेहनत, उसकी कारकर्दगी, उसकी परफॉर्मेंस, उसका टैलेंट एक तरफ, उसकी चाय बनाना एक तरफ, मतलब उसको आखिरी मैच ही खिला लेते जब तय था कि अब बाहर ही आना है। कुछ तो करके आता जब लेके गए थे उसे T20 वर्ल्ड कप में। भट्टी साहब उस दिन सुहेल हमारे साथ थे और कह रहे थे जी चार्जशीट लंबी चौड़ी तैयार हो रही है, वो जो A टीम अनाउंस हुई है उसमें 36 साल के लड़के रखे गए हैं, वो भी चार्जशीट में शामिल है। उसामा जो है वो नहीं शामिल किया गया, वो भी चार्जशीट में शामिल है। मुझे नहीं लगता वैसे ये चार्जशीट हम और आप बातें करते रह जाएंगे, एंड में होना हुआ ना फिर कुछ। हाँ ये एवं आई वॉश ही है। देखें ये जो आपने बांग्लादेश की बात की ना, बांग्लादेश के सीरीज के लिए कराची में इस वक्त प्री सीजन कैंप जारी है। परसों मैं दोस्त को छोड़ने जब कराची एयरपोर्ट गया तो मैंने देखा कैंप में 2 दिन शिरकत के बाद इमामुल हक लाहौर के लिए
एयरपोर्ट में मौजूद थे, कराची से लाहौर जा रहे थे, तो इमामुल हक 2 दिन बाद कैंप से चले गए। तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अगस्त के मौसम में मौजूद होना है। और अगस्त में आपको पता है कि पिंडी में एक मैच है, कराची में मॉनसून का सीजन है, अब बारिशों में मैचेस होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए तैयारी तो देखें अभी से पीसीबी ने शुरू की है। लेकिन जहां तक चार्जशीट का ताल्लुक है, मुझे तो आई वॉश लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। भट्टी साहब सॉरी, इस पे अब मजीद बात। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब ये बताइएगा कि इसकी भट्टी साहब से आखिरी सवाल, जवाब नहीं मिल सकेगा। इसकी कोचिंग कौन कर रहा है? इसकी कोचिंग कौन कर रहा है? चलिए इसका जवाब हम बाद में लेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम चेक है हमारे पास। जी बिल्कुल टाइम नहीं है। बहुत सिकंदर एंड भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। हमें क्विक ब्रेक चाहिए एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा जी, आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ क़यादत के बहरान में फंसी है और पार्टी ओहदेदारों के इस्तीफ़े आ रहे हैं। तो पहले जो है वो उमर अयूब ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, ये हमने बात भी की थी। ऑन फ्राइडे पार्टी ने नामंजूर कर दिया और अगले दिन जुनेद अकबर पार्टी की कोर कमेटी छोड़ गए। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस किस्म की न्यूज़ भी आ रही है, रहनुमाओं के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात जो हैं उनसे पार्टी में ग्रुप बंदी का तासुर भी गहरा हो रहा है। और आम कारकुन ही नहीं, पार्टी के पुराने लोगों को शिकवा है कि बानी पीटीआई को बाहर निकालने के लिए संजीदा कोशिशें नहीं हो रही। फवाद चौधरी तो खुले आम, आपको पता है वो तो कह रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। मौजूदा पार्टी की आदत सियासी समझ बूझ से आ रही है। तो जिसको आप पीटीआई की लीडरशिप कह रहे हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर तो लीडरशिप नहीं है। मसलन रऊफ़ हसन अगर आपके प्रोग्राम में आते हैं तो वो तो एक पेड जो हैं वो मुलाजम है पार्टी में, तो लीडरशिप जो है वो तो उनको नहीं कहा जा सकता। जो दूसरे हामिद खान वगैरह हैं, जब हुकूमत टूटी, हामिद खान साहब कहाँ थे? हामिद खान साहब जो हैं वो उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक-ए-इंसाफ की, आप देखिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोर कमेटी है। इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनकी कोई हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई है। ये कहना, एक वकील आ जाता है, वो कहता है जी ईद के बाद इमरान खान आ जाएंगे, वो कहता है उधर से हो जाएगा। देखिए इसका मतलब यह है कि ये तो फिर सियासत को समझते ही नहीं है। और इससे खतरा मुझे सिर्फ ये है, इमरान खान जो हैं वो और कई महीने जेल में रहेंगे और इनके पास कोई सलूशन नहीं है कि वो इमरान खान को कैसे वो बाहर लाएंगे। इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही आप समझिए मीडियोकर से भी नीचे है। I don't know what Fawad Chaudhry is trying to do here. Is he presenting his CV के इनकी तो नहीं है कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मेरी है इसलिए मुझे वापस बहुत बड़ा सवाल ये है ना कि फवाद चौधरी की अपनी स्टैंडिंग क्या है? Where does he stand? तहरीक-ए-इंसाफ पहले दिन से अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बातें कर रही है, मगर अमली तौर पर आपको पता ही है कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान से कई मुलाकातों के बावजूद मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात तक दूर नहीं हो सके। पीटीआई के खिलाफ 10-12 साल कबल से हमारा मौक़िफ़ और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। ये बात समझने की है बसत एहतराम कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत में अब तक किसी यकसुई का फ़ुक़दान है। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। साथ ही आपको बता दें कि क़यादत के बहरान में उलझी तहरीक-ए-इंसाफ को फ़िलहाल अगर कोई उम्मीद है तो वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो चल रहा है, आपको पता ही है। और बेंच की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने का सवाल पीटीआई को नया हौसला भी दे रहा है। ये उनके लिए बड़ी पॉजिटिव बातें हैं। मखसूस नशिस्तें मिलना या नहीं मिलना ये तो चलें बात की बात है, लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय पुरानी शनाख्त भी मिल गई तो पीटीआई के लिए शायद ये घाटे का सौदा नहीं होगा।
चलिए जी, इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, कैसे हैं आप सर? अब जुनैद अकबर ने पार्टी की कोर कमेटी छोड़ दी, फिर उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा आया था, फिर शानदाना साहिबा के बयानात में ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि जी बाज़ लोग चाहते हैं मुफाहमत, बाज़ लोग चाहते हैं मुफाहमत, कुछ बन नहीं पा रहा। खान साहब के अभी तक अंदर होने से फ्रस्ट्रेशन भी है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन पार्टी एक्चुअली? पार्टी के जो टॉप टियर है उस पर क्या चल रहा है? इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात तो नेचुरल हैं, किसी भी जगह होंगे, अब ज़रा बढ़ गए हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब पार्टी बड़ी होती है तो इख्तलाफात भी बड़े होते हैं, और ये इख्तलाफात ऐसे नहीं है कि किसी ज़ात के लिए। इख्तलाफात या जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं पार्टी के अंदर, वो इसीलिए होते हैं कि जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत में हर किसी को अपने बात करने का हक हासिल है। ये जो तासुर दिया जाता है कि पार्टी डिवाइड हो रही है, ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी और पार्टी टूट जाएगी, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। और एक कोशिश हो रही है, लेकिन चूंकि आपको पता है हम जमहूरी पार्टी है, हम अदालतों के उस पर यकीन रखते हैं। जो जो केसेस बने हैं डेफिनेटली हम ये तो नहीं कर सकते कि हम डंडे लेके बाहर निकलें और हुकूमत को जो है ना वो गिरा दें। इस तरह हम जमहूरी अंदाज से अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तय हो गया है कि अब ये नहीं करेंगे कि डंडे लेके बाहर निकले। ये अच्छी हौसला अफजा बात है, क्योंकि और जमहूरी तरीके से जिस तरह आप कह रहे हैं पहले ये हो भी चुका है ना, इसलिए अदालतों में इमरान खान की एक अच्छी बात वो ये कि वो NRO लेने के लिए तैयार नहीं है, वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो बड़ी मुस्तहकम है, और लीडरशिप में कमी पेशी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए हैं, और जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी संभालना, अब गौर साहब नए आए हैं, वकील हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी को संभालना और पुराने लोग भी अगर वहाँ पे मौजूद हों तो उन पे लीडरशिप करना एक मुश्किल काम है। लेकिन बैक हासिल है उनको इमरान खान का, वो उनको आप कह रहे हैं वकील अच्छे हैं, लेकिन इतने बड़े पार्टी को संभालना, मतलब आपकी बातों से तासुर मिला जैसे आप अगला जुमला ये कहेंगे कि उनके बस की बात नहीं है। देखिए, मुश्किलात होती हैं, आपको पता है। लोग जो हमारे वर्कर्स हैं ना, वर्कर्स में तशवीश जरूर है, वो ये जरूर देख रहे हैं, बार बार ये हम पे बड़ा प्रेशर है। वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान क्यों जेल में है? तो जाहिर है अब देखिए वो तो यंगस्टर्स है, यूथ है, उनको बताना पड़ता है, तो हर के ऊपर अपने का प्रेशर है, तो वो आके पार्टी में फिर वो बात निकालता है। ठीक है, ये भी बात है, लेकिन पार्टी के जो पुराने मेंबर्स हैं जैसे कि फवाद चौधरी साहब है, पहले तो उनका स्टेटस भी बता दें, क्योंकि वो PTI की तरफ से PTI के लिए काफ़ी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो वो आप कहते हैं कि पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उसमें कोई ख़ास सियासी समझबूझ नहीं है, तो ये दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। और क़यादत नहीं है, कुछ तो मुलाजमीन है, ये भी कहा उन्होंने। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी के अंदर बहुत ज्यादा थी, और इमरान इस्माइल में बहुत ज्यादा थी, इससे बड़े बड़े होते लिए। और आप ये देखें जो मुश्किल वक्त था उसमें जो बेचारे जिनको समझ बूझ नहीं थी हमारी तरह, वो उस पर कायम है, तकलीफें झेली, और अब दोबारा चूंकि हालात जो है वो नॉर्मल हो गए, तो ये काबिल तरीन लोग अब फिर सामने आ रहे हैं। तो देखिए पार्टियों में मुश्किल वक्त भी आता है, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, ये सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो मुस्तकिल मिजाजी होती है ना इंसान की, वो इंसान का कैरेक्टर बताता है। तो आप देखें ना, अब बहुत सारे चैनल पे मैं देखता हूँ कुछ लोग, या नाम नहीं लेना चाहता, कराची से, वो कहता है जी मैं तो दिल चाहता है कि इमरान खान के साथ गले मिलकर रो। भाई तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो कहा था मैं गोली खा लूंगा कंपनी के, इमरान को नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए ये वक्त होता है, आपने हिम्मत हार दी। अब जो लोग खड़े हैं उन्होंने हिम्मत से काम लिया है, वो उन्होंने हिम्मत दिखाई है। जाहिर है अब वो आपकी तरह तजुर्बाकार तो नहीं होंगे, क्योंकि आप पुराने सियासतदान हैं, वो अब नए सियासतदान हैं, तो पुराने नए में फर्क तो है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उनकी कमिटमेंट में कोई शक है। उनकी कमिटमेंट बड़ी मजबूत है, बड़ी ठीक ठाक है। अब ये आके कहना कि जी वो सही काम नहीं कर रहे हैं, वो इमरान खान की राय के लिए काम नहीं कर रहे हैं, भाई राय किस तरह? जाके ताले तोड़ दें, क्या करें? मतलब ये कि रोजाना तो वो पेश हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो हाजिर हैं, हाई कोर्ट में वो हाजिर हैं, सेशन कोर्ट में वो हाजिर हैं, हर जगह तो हाजिर है वो बेचारे, और क्या करें? बाकी जो इमरान खान जब काल तो उन्होंने दे, अगर वो चाहते, वो अगर चाहे तो आज भी काल दे सकता है, और सारे कौम जो है ना बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि मुल्क मुश्किल में है, और चूंकि उनके ऊपर मुकदमात हैं, और वो ये नहीं चाहते कि किसी प्रेशर के तहत वो निकले, वो चाहते हैं कि हम अपने केस अदालतों के जरिए निपटाए और बाहर आए।
लेकिन आपकी नज़र में शौकत साहब जो केसेस हैं अब ख़ासतौर पे जो अभी रिजल्ट आया है इद्दत केस का, आपको लगता है कि सही सिमत में जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो क़यादत काम कर रही है खान साहब की रिलीज के लिए, रिहाई के लिए लीगल टीम जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है, आप मुतमईन हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कुछ भी कर लें, आप दुनिया के टॉप क्लास के वकीला लेकर आ जाए ना, लेकिन जो इस वक्त जो मैं उस पर नहीं करना चाहता, लेकिन डेफिनेटली जो डिसीजंस हो रहे हैं, आप ये देखें कि इद्दत केस में यानी जो अगर हम मजहब को फॉलो करें ना, तो मजहब में भी औरत को हक दिया गया है। अब हम औरत का हक मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जहां अगर वैसे तो हम बड़ी चीखें मारते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स और खवातीन के हकूक और स्ट्रेंथन टू वुमेन, लेकिन आज जब वो खातून खुद चीख कर कह रही है कि भाई मेरी इद्दत पूरी है। चलिए, अभी तो सजा मौतनी का मामला था, अभी तो अपील का मामला भी होगा, फिर आगे भी आप लोग जाहिर है इस केस को लेके जाएंगे। बाकी केसेस के जो फैसले हैं उसमें तो खासी मुतमईन थी आपकी क़यादत, चाहे वो तोशा खाना का हो या दीगर केसेस हो, साइफर वाला भी। देखिए, साइफर का केस भी आपने देख लिया, उसका क्या असर हुआ। देखिए, केस अगर चल पड़े ना तो इनके पास कुछ भी नहीं है, प्रोसिक्यूशन कमजोर है, लेकिन केस चलते नहीं है, केस डिले होते हैं, और डिले जो होते हैं वो भी आपको पता है कि फिर जस्टिस तो ना हुआ ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जी आप, इमरान खान ने भी कई दफा कहा है कि जी आप ट्रायल तेज करें, मुझे सजा दे दें। किस चीज में सजा देंगे? अब ये कि इनके पास सजा, आप मुझे बताएं कि क्या एक वजीर ये कह सकता है कि इमरान को हम 5 साल जेल में रखेंगे जबकि उसका ट्रायल हो रहा है अदालतों के अंदर? ये कैसे निज़ाम है? ये बता दीजिएगा शौकत साहब कि आपके जो जाहिर है पहले तो कोई ख़ास ताल्लुकात अच्छे थे नहीं, लेकिन मौलाना साहब से अब ज़रा रवाबित हैं, आप लोग काफ़ी मरतबा मुलाकात भी कर चुके हैं, कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन मौलाना साहब की JUIF और PTI एक सफ़े पे आ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक हो, एहतजाज हो, कोई कैंपेन हो, कोई कॉल हो। सो आप लोग अपेरेंटली मौलाना साहब के अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, अब डेफिनेटली इसका फैसला भी तो खान साहब नहीं करना है, और वो जब से वो क्लियर डिसीजन आ जाए तो फिर उसके बाद बाकी तो देखें, उन्होंने कहा है कि उनके कहने के उनकी मर्जी पर ही तो खान साहब की मर्जी से ही राब्ते हुए हैं मौलाना साहब के साथ। लेकिन एक चीज में है कमी है, और वो उस पर पार्टी के अंदर जो आप रिफ्ट देख रहे हैं ना, रिफ्ट नहीं है बेसिकली, लेकिन एक हर बंदा अपनी भड़ास निकालता है, और वो रिफ्ट या इस वजह से इख्तिलाफ है कि इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें जितने सीनियर लोग हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है। अब ये इस बात पे थोड़ा सा जो है ना पार्टी के अंदर वो है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो कौन अवॉइड कराता है? आपको लगता है बाय डिजाइन कोई ये करता है? कोई तो कर रहा है ना, somebody is responsible for making a list या फिर डिसाइडिंग कि जी ये लोग खान साहब से मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। जो इस वक्त लीडरशिप है ना, बड़ी लीडरशिप है इस वक्त, वो ये उनका ये कहना है कि चूंकि हफ्ते में एक दफा होता है और बहुत सारे इश्यूज जो है नए आ जाते हैं, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं इस अदालती केसों में और मुख्तलिफ उसमें, तो वो जाके उनसे मुलाकातें करते हैं और वो बात करते हैं। लेकिन अदरवाइज फिर भी मैं इस बात पे जो है ना, मैं सीनियर को सपोर्ट करूंगा कि सीनियर लोगों को भी मुलाकातों का हक देना चाहिए। बहुत सारे लोग गिला कर रहे हैं, हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, जिनका खान साहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। मैं 96 से हूँ, मैं आज तक मुलाकात नहीं कर सका, लेकिन मैं गिला भी नहीं कर, ठीक है, बस अगर लीडरशिप ना चाहे तो बस ठीक है, हम नहीं मिलेंगे। आप पहले भी हमारे शो में आए थे, आपने हमें बताया था कि आपकी नहीं हो सकी मुलाकात और अब तक नहीं हो सकी है। सो या वी स्टिल रिमेंबर दैट। उमर अयूब साहब का वैसे मुख्तसरन बता दीजिए, उन्होंने क्यों वो इख्तलाफ था या बस वाकई जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहे थे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि एक प्रेशर तो है ना पार्टी का, अंदरूनी तौर पर प्रेशर तो है, लेकिन ये कि उन्होंने शायद ये सोचा हो कि प्रेशर शायद इसलिए कि मेरे पास डबल ओहदे हैं, तो उन्होंने कहा जी एक ओहदा मैं छोड़ देता हूँ, और एक ओहदा जो है चूंकि मैं अपोजिशन लीडर हूँ तो मैं अपोजिशन लीडर के तौर पे अपना रोल अदा करूंगा, और जनरल सेक्रेटरी का ओहदा जो वो किसी और को दे दिया जाए। एक और चीज़ भी जो है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन है कि हमारे जो ना सदर, जनरल सेक्रेटरी, जो बड़े बड़े ओहदे हैं वो सारे KP से हैं, तो ये भी एक कोशिश हो रही थी कि जो उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि चलो एक बड़ा ओहदा जो है वो पंजाब या किसी और जगह से भी आ जाए, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं और जितने लोग हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से,
ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि बड़े मतलब सुलझे हुए अंदाज में, और अब ये चीजें नहीं आ रही बीच में कि जी ये केपी से या फलां जगह से, वो ये देख रहे हैं कि कौन ज्यादा रोल अदा कर रहा है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। लेकिन है कुछ लोगों के खिलाफ हैं, पार्टी के अंदरूनी उसमें है, और उसको मौका दिया जा रहा है, और खान साहब तक वो बात है, और इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जो बात की जा रही है कि पार्टी टूट जाएगी, मैं कहता हूँ सारी पार्टी चली जाए ना, इस वक्त जितने लीडरशिप है वो सारे के सारे भी चले जाए, मेरे समेत जितने भी चले जाए, पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि लोग पार्टियां नहीं ऐसे टूटती हैं। बहुत शुक्रिया, राइट, बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफजई साहब। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव अ गुड डे सर। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है। यार ये बात क्यों करना, ये बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। और आपको बताएं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम जो है, इंडियन टीम, उसको चमचमाती ट्रॉफी के साथ साथ क्या मिला है, $24,50,000। ओके, और ये भी हम आपको बता दें कि ये बनता है 1,68 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की रकम इंडियन मिली है। रुपीस की बात कर रही थी, चले आप बता आप अपने हिसाब से बताएं ना आप। और रनर अप जनूबी अफ्रीका की टीम 35 करोड़ 62 लाख पाकिस्तानी रुपए की हकदार पाई है। सो ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए, आई थिंक 2 करोड़ कम, 70 करोड़ रुपए में से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ कम ये मिले हैं भारतीय टीम को। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $7,87,000 मिलेंगे। पहले राउंड से आगे ना बढ़ने के बावजूद पाकिस्तानी टीम 6 करोड़ 88 लाख की हकदार करार पाई है। तो ये आईसीसी की तरफ से। मैं आपको बताती हूँ और अब क्या एक और इनामी रकम, एक और इनाम। ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई बात, आपको ये बता तो आईसीसी ने देने थे ना। अच्छा जी, इंडियन टीम के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 125 करोड़ भारतीय रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है। इंडियन रुपी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये उनका ऐलान हुआ है। और सोशल मीडिया पर जो है ये इनके जो सेक्रेटरी है जय शाह, जय शाह भी कुछ बहुत ही अरसे से नहीं है भारतीय, इट वर्क्स, इट इज वर्किंग। मतलब नहीं, आई एम सॉरी, जब हम अपनी वो म्यूजिकल चेयर्स की बात कर रहे थे, उनको देखिए एक ही बंदा है जो सालों से चला रहा है। वो भी सियासी पोस्टिंग है, बोर्ड सही चल रहा है, नॉन सियासतदान के साहबजादे हैं। तमाम कोचेस, खिलाड़ियों, स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए 125 करोड़ रुपए इनामी रकम का ऐलान किया। सो हमने पहले कर दिया था। पाकिस्तानी करेंसी में आपको जल्दी से बता दें कि ये 4 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। Just so that you know कि what we are talking about। हमने भी किया था, पहले कर दिया था बस वक्त से पहले ऑलरेडी। हमारी अनाउंसमेंट तो हो ही जाती है, लेकिन हैविंग सेड दैट ऑल ऑफ दिस इज वेल डिजर्व्ड। मतलब इतनी मुल्कों की कंट्रीज compete कर रही थी, उन्होंने अनडिफीटेड एक मैच नहीं हारे, तो जरूर बनता था, क्योंकि मिस किया वो डिलीवर किया ना एट द एंड ऑफ द डे, तो व्हाई नॉट, फिर दे उनको पैसे। ओके, ब्रेक ले रही है, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। कल का वैसे छुट्टी वाला दिन, मैंने सारा दिन आपको पता क्या किया, वजीर खजाना की बातें सुनी और कैलकुलेशंस अपने घर की। अशराफिया का तैयार करदा बजट अशराफिया को मजीद नवाज किया। टैक्स ना देने वालों की मौज है, जो अब और तहैया कर बैठे हैं कि हमने आना ही नहीं है इस टैक्स नेट के चक्कर में। और माशाल्लाह हमारी पॉलिसीज मेक श्योर के और कोई ना आए। जो टैक्स दे रहे हैं उनकी जिंदगी और तंग हो गई है। जुल्म तो ये हुआ है कि तकरीबन 200 अरब रुपए के नए टैक्स जुमे के रोज सामने लाए गए हैं, जिसे माशी माहिरीन पहला मिनी बजट कह रहे हैं। सालाना आमदन पर 10% सरचार्ज आयद करने से तनख्वाहदार अफराद के लिए इनकम टैक्स की शरह 39 और गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए 50% तक बढ़ गई है। दूसरी तरफ हालत यह है कि हुकूमत ने न सिर्फ अरकान असम्बली की मरातब तनख्वाहें बढ़ाई हैं, बल्कि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी एहलकारों की जायदादों की फरोख्त को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की पॉलिसी को बरकरार रखा है, जो से वजीर खजाना कह रहे थे कि हमने तो कैरी फॉरवर्ड किया, हमने चेंज नहीं किया। इसी तरह स्टॉक मार्केट में होने वाली ट्रांजैक्शंस को भी टैक्स से दूर रखा गया है। क्यों भाई? रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की कोशिश अब भी कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। वजीर खजाना दबे लफ्जों में इसकी जिम्मेदारी सियासी जमातों पर डाल रहे हैं। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर।
तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं, और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। ऑल ऑफ यू नो कि कितनी अनफंडेड लाइबिलिटी है ऑन द पेंशन साइड। तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है in terms of how we are going to stop the bleeding, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces का हमने 1 साल का इसलिए बात की है क्योंकि उनको अपने सर्विस स्ट्रक्चर को देखना है। अच्छा जी, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग पर इकोनॉमी क्लास के लिए 150% टैक्स बढ़ाया गया है और बिजनेस क्लास पर 40% लोग कहने पर मजबूर हो गए। नाउ दिस इज़ आयरॉनिक कि टैक्सों की भरमार ने मुल्क में रहना तो ऑब्वियसली मुश्किल कर ही दी है, मुल्क छोड़ना भी आसान नहीं रहा। मतलब हाउ पेनफुल इज़ दैट। तमाम हुकूमतें टैक्स की अदायगी को आसान बनाने के दावे करती हैं, मगर टैक्स कलेक्शन के लिए हौसला अफजा इस्लाहात आज तक नहीं हो सकी। वज़ीर ख़जाना भी इसका एतराफ़ करते नज़र आए थे। ये सैलरीड क्लास की आई एम श्योर बात करेंगे। मैं जिन मुल्कों में काम करके आया हूँ उस सैलरीड क्लास में, मैं वहाँ सैलरीड क्लास का ही एक शख्स था कि वहाँ की जो टैक्स अथॉरिटी थी मुझे एंड ऑफ द ईयर मुझे एक फॉर्म भिजवा देती थी कि ये आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है एट सोर्स। अब आप ये बता दीजिए कि इसमें कोई आगे पीछे आपने करना है। अगर मैंने कोई कार ख़रीदी, कार बेची, मैंने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, मैंने बेची, सिर्फ ये मैं अमेंडमेंट्स उनको भेजता था, वो अगले दिन मुझे वापस भेज देते थे कि ये आपका फाइनल टैक्स है, या हम आपको वापस करेंगे या आप मुझे इदारा कर इसमें एडिशनल रकम आप अदा करें। दैट वाज इट। वाज अ 2 to 3 day प्रोसेस। तो इन जो प्रोसेसेस में जो सिंप्लीफिकेशन लानी है, और जब मेरे ये चेंबर्स वालों के साथ मिला, और मैं बड़ा मशकूर हूँ FPCCI का, क्योंकि उन्होंने हमें 1-2 फॉर्म्स भिजवाए हैं कि जी ये फॉर्म कर दें आप, ताकि हमें कोई अकाउंटेंट्स के पीछे ना भागना पड़े। हमें आपको समझ नहीं आती कि आपके क्या क्या फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ हमने भरनी है। इस तरह सिंप्लीफाई कर दें, आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी, और हम इतने एडिशनल फाइलर्स ले आएंगे। वज़ीर ख़जाना की वजाहतें अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा ही किया है। ख़ास तौर पर उस तबके को मज़ीद बोझ अब बर्दाश्त करना पड़ेगा जो पहले से टैक्स अदा कर रहा है। हुकूमत IMF की शराइत को अपनी मजबूरियाँ बताती है, मगर सवाल यह है कि मजबूरियाँ अशराफियाँ के लिए क्यों नहीं होती हैं? अपने एक्सपेंडिचर कैसे कम किए जा रहे हैं ये भी तो बताएँ, ये भी तो ज़रा आगाह करें लोगों को। मिडिल क्लास और तनख्वाहदार क्यों हमेशा कुर्बानी का बकरा बनते हैं? अच्छा जी, इस पे हमने बातें करनी है बहुत सी, और सबसे पहले हमें ज्वाइन की है माशी तज्जियाकार हैं अमार हबीब खान। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि ये बजट जब पेश किया गया है और फिर जिस हालत में मंजूर किया गया है, काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, और तासुर ये बन रहा है कि IMF का तो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बजट अशराफिया ने अशराफिया को नवाजने के लिए बनाया गया है। अब ऑब्वियसली इस किस्म की बहुत सी बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है इससे। आप इत्तेफाक करते हैं वैसे? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। देखें, इसमें नए टैक्सेस जो लगे हैं वो ज़्यादातर सैलरी क्लास पे लगे हैं, और या जो एक्सपोर्टर हैं, ये जो इंडस्ट्रीज हैं जो एक्चुअली प्रोडक्शन का काम करते हैं उस पर लगे हैं। किसी और सेगमेंट पे कोई नया टैक्स नहीं लगा है। तो क्लियरली ये जो बजट है इसमें कुछ जैसे कहते हैं ना, टैक्स नेट को एक्सपैंड करना है, नहीं बढ़ाने की बात, बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि उसमें और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर थे उन्हीं से ही ज़्यादा हो लिया गया है। तो ये बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से। अच्छा, व्हाट कुड हैव बीन द आइडियल सिनेरियो? अगर हम ये शुरू से, आपको पता है जियो न्यूज़ पे आप कैंपेन भी देख रहे होंगे कि इस मर्तबा कर डालो, मतलब हम तो यही तसव्वुर कर रहे थे कि अब नहीं तो कब ये मौका था कि कुछ बड़ी तब्दीलियां कर ली जाती। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की बात आती है, कल खुद वज़ीर ख़जाना कह रहे थे पहले इंटरवेंशन हो जाती है। आपको लगता है कि इस मर्तबा कुछ हो पाएगा? फिर दीगर तबकों की बात आती है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। क्या मजबूरियां हैं ऐसी सियासतदानों की या सियासी जमातों की कि कोई भी नहीं कर पाता? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। रिटेलर्स पर टैक्स एक बहुत ज़रूरी इक़दाम होना चाहिए था। इसके अलावा जो है, जो अखराजात हैं उनको थोड़ा कम करने की ज़रूरत थी। तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो एक ऐसी पोजीशन बन सकती
मोदी के पिछले बजट के मुकाबले में ये एक बेहतर बजट बनता, मगर इस दफा भी एग्जैक्टली वही चीज हुई है जो कि पहले होती आई थी कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो तबके टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं को जो है उन पे टैक्सेस ज्यादा इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो उससे हो ये रहा है ना ही सरमायाकारी हो रही है, ना ही जो है जो लोग सैलरीड है वो मुल्क में रुक रहे हैं। तो इसी तरह हम एक जो है जैसे कहते हैं ना एक एक्सोडस जो है मुल्क से हम देख रहे हैं, बहुत कैपिटल का, सरमायाकारी का भी और ब्रेन ड्रेन भी एक्चुअली यहाँ पर। हाँ, ये भी बताइएगा कि अभी वजीर खजाना को हम सुन रहे हैं, वो कहते हैं ऑलरेडी 42,000 रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स नेट में मतलब आ गए हैं बेसिकली। इज दैट अ बिग नंबर? हमें तो बहुत थाउजेंड्स में ये बात होनी चाहिए, तो बात कहीं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड में तो बात कहीं पहुंचेगी। व्हाट इज 42,000? जी तकरीबन एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो 4 से 5 मिलियन जो हैं इस किस्म के बिजनेसेस होंगे जिनको होना चाहिए, यानी कि 40 से 50 लाख के करीब। 40 से 50 लाख में से अगर 40,000 ने रजिस्टर कराया भी है तो ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, इररिलेवेंट सा नंबर है कि समझें। अच्छा, अब और भी बात की जाती है विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा देंगे, फलां कर देंगे, ढमका कर देंगे। आपको लगता है कि विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने से जो नॉन फाइलर होगा उस पर कोई प्रेशर आएगा कि वो फाइलर बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसने वो पैसे कंज्यूमर से ही लेने हैं? बिल्कुल इसका नहीं होता है, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है काफी अरसे से चल रहा है, इससे कोई ऐसी सक्सेस नहीं देखी गई है। तो क्यों हर मतलब इतनी कंसिस्टेंसी क्यों है फिर इस कॉन्सेप्ट के चलने में? इस चीज में आसानी इस चीज से होती है कि जी जो थोड़ा बहुत टैक्स होता है वो एडिशनल आपको मिल जाता है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो जिससे विद होल्डिंग ले रहे हैं वो अपनी पूरी इनकम पे या अपनी पूरी वेल्थ पे टैक्स दे रहा है। वो आपने उस पर एक टैक्स लगा दिया, वो जबरदस्ती का वो एक टैक्स आ जाता है, मगर उससे वेल्थ असेसमेंट या इनकम असेसमेंट नहीं हो पाती। आइडियल होना ये चाहिए कि जब ये विद होल्डिंग टैक्स है उससे आप इनकम असेसमेंट करें, उसकी पूरी इनकम पे टैक्स लगे। ऐसा नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे लगता है। अच्छा अमर, ये अब अगर सोशल मीडिया पे भी लोगों की राय भी आप पढ़ें और फिर आपस में भी बात करें तो अनफेयर चीज़ें बहुत सी नज़र आती हैं। ऑब्वियसली सैलरी क्लास पे सारा बोझ आ गया, वो तो एक जगह, लेकिन ये हुकूमती जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं उनको इतनी मराद दी जाती हैं। जैसे कि केस इन पॉइंट आपको बता दें कि अभी एयर फेयर ट्रैवल पे इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है, और येट अगर आप अरकान पार्लियामेंट को देखें तो उनको और ज़्यादा टिकट्स दे दिए गए हैं इकोनॉमी के। तो ये बड़ी एक तजाद सा नज़र आता है। बिल्कुल जी ऐसा ही है कि वो बिल्कुल वही ना, अखराजात कम नहीं हो रहे हैं इसमें, मगर जो है जो लोग टैक्सेस हैं उन्हीं पे ज़्यादा बढ़ा दिए गए, तो ये बिल्कुल तजाद है इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास अच्छा अमार साहब, अगर हम कंपेयर कर लें अपने ही खित्ते की दीगर मुल्कों में, अपने हमसाया मुल्कों से कंपेयर कर लें, हमारी जो हालत है, मतलब हम उस पॉइंट पे हैं कि इसके आगे कुआं, पीछे खाई, इर्द गिर्द पता नहीं पहाड़, चटियल मैदान जिनसे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। What should be the way forward? अगर ये थोड़ा टेन्योर निकल भी जाता है, IMF का ज़ाहिर है प्रोग्राम भी मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन इस तरह तो बात नहीं बनेगी जिस तरह अभी बनाने की कोशिश की जा रही है। जी द वे फॉरवर्ड इज के इसमें अखराजात हमें कम करने हैं। अगर आज नहीं कम करेंगे तो कल ज़बरदस्ती करने पड़ेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ऑलरेडी कम हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कम हो रहा है, और जो सैलरीज हैं वो बढ़ रही हैं। आगे जाके इतनी गुंजाइश भी नहीं रहेगी कि सैलरीज बढ़ सके। और हमारी अनफंडेड पेंशन्स और उसको आपको लगता है कि वैसे तो बहुत पहले ही कुछ हो जाना, सो पेंशन्स का सारा हमारा। अच्छा हमारा अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है बीच में। अच्छा, लेकिन ये भी बात है ना कि ये बहुत दावे हैं, और वी डोंट वांट टू डाउट। ये जब वादे और दावे और अज़म किया जाता है कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे और इतने लोगों को टैक्स नेट में लेके आएंगे, इन प्रिंसिपल वी ऑल वांट टू होप फॉर इट कि ऐसा ही हो कि एटलीस्ट सैलरी क्लास पे बोझ जो है वो तो शायद इस वजह से कम हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि इन द पास्ट ऐसा हुआ नहीं है। तो कितनी उम्मीद रखी जा सकती है, सोचने वाली बात है ना। अमार को तो गालिबन कई मसरूफियत है उनकी। अभी हम बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको कुलकोट भी कर रहे थे मौजूदा वज़ीर ख़जाना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिफ्ता साहब, अब जो बजट पेश किया गया, फिर जो मंजूर किया गया, मोटी चीज़ यही नज़र आई कि जो लोग टैक्स नेट में हैं उनको मज़ीद निचोड़ेंगे, उनको और चक्की में से पीसेंगे, और वही लोग पालेंगे उन लोगों को जो टैक्स नहीं देते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? टैक्स गुजारों की हौसला अफजाई के बजाय मज़ीद हौसला शिकनी हो रही है ना अब भी।
नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये दो पाकिस्तान लग रहे हैं, एक वो लोग पाकिस्तानी जो कि टैक्स देते हैं और एक वो पाकिस्तानी जिनको हुकूमत मराद देती है, और इनका आपस में कोई मिलाप ही नहीं है। आपने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर पहले कहा था कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, 35% टैक्स तो बढ़ाया था, लेकिन कहा था कि हम 35% से नहीं बढ़ाएंगे। अब आपने मजीद पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इनकम टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया है कि अगर आपकी तनख्वाह 8 लाख से ज़्यादा है तो जितना आप टैक्स देंगे उसके ऊपर 10% और टैक्स देंगे। मैंने बेसिकली आपने 40% उनकी टैक्स दे दिया। और आप जिस बजट के अंदर 75,000 रुपए की आमदन के महीने की आमदन के शख्स के ऊपर आप टैक्स डबल कर रहे हैं, या लाख रुपए की आमदन के ऊपर आप टैक्स डबल कर रहे हैं, उस बजट के अंदर आप बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी सेल्स का विद होल्डिंग टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं। उस बजट में आप फाटा के अंदर घी मैन्युफैक्चरर्स, स्टील मैन्युफैक्चरर्स को टैक्स से एग्जम्पशन दे रहे हैं। उस मैन्युफैक्चरर्स में हम फर्टिलाइज़र कंपनीज को टैक्स से एग्जम्पशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल गैर मुनासिब और जो इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है, इसमें कोई वो नहीं है, मवाजना नहीं है। ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मिडिल क्लास के साथ और गरीब लोग। ये टोटली अनफेयर अनजस्ट बात है जो टाइम एंड अगेन ये बात लगता है समझ नहीं आ रही। अच्छा ये बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बताया कि आपके दौर में रिटेलर्स के पीछे जाने का ऐलान हुआ था, और बिल्कुल हुआ था, हमने इस पर बात भी की थी, बल्कि आपसे भी बात की थी, और उस पर अमल हो जाता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते, ये उनका कहना था। अब हुकूमतें तो वही हैं, लोग भी वही हैं, सोच भी वही है, तो जो रुकावट आपको दरपेश आई थी उस वक्त, क्या मोहम्मद औरंगजेब साहब के सामने भी वही इश्यूज नहीं होंगे? कोई ट्वीट आ जाएगा उनको भी, कुछ भी वही इशू है ना जो वज़ीर ख़जाना साहब ये बात फरमा रहे हैं कि यार ये चीज़ कर लेनी थी और अब भी इनको नहीं करने दिया। इस बार भी आपने जो है रिटेलर्स को मुक़द्दस गाए जाना और आपने कहा उनके ऊपर फिक्स टैक्स नहीं लगाएंगे। आपने पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर 2.5% टैक्स लगा दिया जो नॉन रजिस्टर्ड दुकानदारों को बेचते हैं। अब सच्ची बात यह है कि मैन्युफैक्चरर्स या कंपनियां जो है ना भाई, वो टैक्स नहीं देती हैं। कंपनियां टैक्स जमा करती हैं, टैक्स आवाम देते हैं। तो आपने बेसिकली देखेंगे कि 2.5% कीमतें बढ़ जाएंगी चीज़ों की, चाहे वो घी हो, तेल हो, शैम्पू हो, साबुन हो, और वो 2.5% जो है वो आपको और आपकी और मेरी जेब से जाएगा। सो औरंगज़ेब साहब के हाथ एकदम बांध दिए गए, और वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब को इदराक है मैक्रो चीज़ों का कि क्या ज़रूरत है। और इस वक्त देखें आप, मुर्तज़ा सैयद साहब हमारे साबिक गवर्नर, एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है, दीगर लोगों ने कहा है कि जिस डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है, जिस मुश्किलात में पाकिस्तान फंसा हुआ है, ये आपने पूरा साल ज़ाया कर दिया और हमारे पास ज़ाया करने को नहीं है। ये वक्त था सिंपल डीप रिफॉर्म्स का, ये वक्त मजीद टैक्स दहनदगान के ऊपर टैक्स लगाने का नहीं था। अच्छा, अब मतलब क्या बात की जा सकती है? डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि इस बजट में हर जमात, हुकूमती इत्तेहादी हो या मुखालिफ, कीड़े ही कीड़े निकालता रहा है, लेकिन जब पार्लियामेंटेरियंस को रिलीफ देने की बारी आती है ना, तो सब इकट्ठे होते हैं। अगर उस पॉइंट पे इकट्ठा हुआ जा सकता है तो फिर मईशत के लिए भी सब इकट्ठे हो जाए, नहीं? भाई मफाद पे इकट्ठे होते हैं ना। जब पीपल्स पार्टी ने भी इजहार किया था कि हमारा रिजर्वेशन हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो किस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि PSDP की जो बहती गंगा है उसमें हमको भी 35% शेयर दो। जो हमारे MQM के भाई जो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो किस बात पे कर रहे थे कि हमको भी हमारे PSDP के शेयर दो। ये तो आप ये देखें ना कि जिस बजट में आप बच्चों के दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, जिस बजट में आप पैकेज मिल्क पे टैक्स लगा रहे हैं, जिस बजट में आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे, जो दिल के अंदर दिल का हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए जो आर्टरी खोलने के लिए स्टेंट लगता है, उस पर टैक्स लगा रहे हैं, उस पर आप ये कह रहे हैं कि हमको 75 अरब रुपए MNAs को देना बहुत ज़रूरी है, हमको 400 अरब रुपए MPAs को अक्रॉस पाकिस्तान देना बहुत ज़रूरी है, हमको गोश्त स्कूलें बनाना बहुत ज़रूरी है, हमको। मैं आपको ये बताऊं कि ये बेइसी की इंतहा है, और ये मईशत चलेगी आगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, या ये मईशत आगे चलेगी या ये बजट आगे चलेगा, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर ये बजट पूरा साल में हुकूमत ने इसकी नज़रसानी नहीं की तो मईशत पाकिस्तान की बैठ जाएगी। आप देखेंगे कि हमारे बरामदात का क्या हाल होता है। ऑलरेडी आपकी बिजली गैस इतनी महंगी है
ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को, जिनको इतना तजुर्बा है वसी, उनको ये बजट नहीं अप्रूव करना चाहिए था या ये बजट नहीं लेकर आना चाहिए था। अलगर्ज़े कि बहुत ही मायूस कुन बजट है, या तो मईशत चल सकती है या ये बजट चल सकता है। आपसे बात करके बिल्कुल ही आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस बजट नजर आया, उससे हम और ज्यादा खौफजदा हो गए कि एक्चुअली अवाम का भी यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मतलब कोई कॉन्क्रीट मेजर नहीं लिया गया जिससे बेहतरी की तरफ, कोई रिफॉर्म की बात नहीं की गई। मतलब क्या है, कुछ छोटे छोटे कॉस्मेटिक मेजर्स करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये दिस वाज द चांस। अब उसकी भी जरूरत नहीं है, लोग समझते हैं कि वो भी बताने की क्या जरूरत है, जो हमने कह दिया वही होना है और वही होगा। कितने अरसे से हम देख रहे हैं सैलरी क्लास पे टैक्स जो है वो बढ़ता चला जाता है, हर साल और ज़्यादा बढ़ता है। क्या हो सकता है? आप ज़रा, जो बड़े बड़े सियासतदान, ज़ाहिर है आपकी उम्र ऐसी है कि आपके अब पोते और नवासे और नवासियों की उम्र के लोग सैलरी क्लास के लोगों से दोस्तियाँ होंगी, ज़रा पूछें कि बच्चे भर के ये प्लान बना रहे हैं। हाँ, नहीं, they are planning to escape, they are planning to leave, they don't want to live here. No, but अब तो वो भी महंगा कर दिया आपने, तो जो उनका प्लानिंग टू एस्केप वालों का भी जो बजट था ना, फ्रैंकली किसी ने अगर बना लिया था ना, वो भी बैठ जाए जरा और बनाए। एस्केप करने के लिए भी कोई आसानी नहीं है। ऐसा है ना कि एंड और जब एस्केप करते हैं ना पाकिस्तानी, जो यहाँ से निकल जाते हैं, Nobody has any right to question them. ये जो बातें होती हैं ना, ये जिसको मैं इमोशनल ब्लैकमेल कहती हूँ कि मुल्क है तो फलाना है और यहाँ रहें और यहाँ मदद करें, इन प्रिंसिपल बहुत अच्छी बातें हैं, प्रैक्टिकली नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। ख़ासतौर पे ये जो बजट्स आएंगे, ये जो बोझ डाला जाएगा, क्यों भाई, क्यों? और ख़ास तौर पे दुनिया में जब इस तरह इस लेवल के टैक्सेस लगते हैं, उसके बाद उनको देखें कि हुकूमतें किस तरह नवाजती हैं, क्या क्या ईज़ ऑफ लाइफ उनको पेश की होती है। ऑब्वियसली यही होगा ना मेन दिन, और क्या हो रहा है। अब इसको कैसे रोकना है, ये हुक्मरानों को सोचने की बात है। सो स्कैंडिनेवियन ममालिक के जितना आपने टैक्स लगा दिया है, लेकिन सहूलतें आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी नीचे हैं। सहूलतें दें और टैक्स लें तो फिर बात बनती है, कोई बैलेंस तो क्रिएट करें ना, या तो बिल्कुल वन साइडेड अफेयर चल रहा है। या तो स्कैंडिनेवियन कंट्री जितना टैक्स दे के प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकते हैं ना, तो बात थी कि जनाब कोई एजुकेशन का एक्सपेंस नहीं है, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार महाना बच्चों के एक बच्चे की स्कूल की फीस नहीं देनी। जो अच्छी तनख्वाह कमा रहा है, जाहिर है उससे अब टैक्स भी 39% ले रहे हैं, वो अपने बच्चों को चाहेगा ना कि अच्छे स्कूलों में पढ़े। ये भी प्लीज प्रपोज ना आइडिया कीजिएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों का भी हमें पता है ना कि क्या हालात हैं। अगर ये कल को कह दें कि जी सरकारी स्कूल में डाल दो, हमने भी तो प्रोवाइड किए हुए हैं, तो सरकारी स्कूलों का लेवल आपको पता है। दूसरा ये सरकारी गोस्ट स्कूल्स का भी आपको पता है कि नाम क्या है लेकिन है कोई नहीं। तीसरा ये है कि लीड बाय एग्जाम्पल की बात होती है, पहले अपने बच्चे डालें और सबको डालें सरकारी स्कूलों में। Then there are hospitals, then there are roads, then there are a million things जो आप लोगों को ये बजट देने से पहले कर देना चाहिए था। लोगों को सहूलत दें और फिर उनसे पैसे लें टैक्स में। बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे। यूरो कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्लोवाकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया है। मैच में स्लोवाकिया ने 25वें मिनट में बर्तरी हासिल की, लेकिन मैच के उसके बाद जो है इंग्लैंड के ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच को फैसला कुन बनाने के लिए इजाफी वक्त दिया गया, जिसके पहले ही मिनट में हैरी केन ने इंग्लैंड को 2-1 की बर्तरी दिला दी, जो मैच के आखिर तक फिर बरकरार रही। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि 2 मरतबा की चैंपियन इटली को स्विट्जरलैंड ने 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी ने डेनमार्क को 2-0 से हराकर लास्ट 8 में जगह बना ली। इटली को हराया स्विट्जरलैंड ने। इंटरेस्टिंग। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। तो कुछ मौसम का हाल भी आपको बताना है। लाहौर में बहुत बारिश हुई है भाई। हाँ, और उसके बाद जो ऐसी कड़ाकेदार गर्मी हुई है दोबारा। अभी सुबह बात हुई आपकी किसी से? बस मैसेजिंग ही हो रही थी। अभी करेंगे जरा, अभी करेंगे ना, सरदार साहब हमारे साथ ही होंगे। ब्रेक। भाई, जब मौसम आपको धोखा दे जाए ना, तो कोई इंसान बड़ा ही हर्ट होता है। मतलब कि उससे ज्यादा हर्ट होता है जब कोई इंसान आपको धोखा दे जाए। जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि इंसानों से एक्सपेक्टेशन होती है। मौसम का क्या है भाई, और खासतौर पे जब बता दिया हो कि कुछ दिनों में बारिश होनी है और फिर बारिश जो है वो हियां हो जाए। हाँ। और ना हो कराची में मौसम बेईमान और वो सारी बातें वो मौसम की धोखा देने के ऊपर ही है। ऑफ कोर्स, वो लिटरली कोई वो रोमांटिक बात नहीं थी, वो लिटरली कोई शिकायत कर रहा था उस गाने में। तो जी कराची समेत आपको बता दें कि मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी का राज है। और कराची में बारिशें लाहौर की छत पे बरस पड़ी। जी थैंक यू। वो लाहौर में याद है हमारी भी एंड ऑफ द
मंथ जून में होनी थी, आज ये देखें। क्यों देखूं अब्दुल्ला, वाई? वैसे लाहौर में गर्मी भी बला की पड़ रही थी और अब फिर भी पड़ेगी। देखिए मतलब गर्मी अगर 24 घंटे गर्मी होनी थी, उसमें से 3 घंटे बारिश हो जाए तो एटलीस्ट वो 3 घंटे तो निकाल लो ना, एंजॉयस ले लिया ना लोगों ने। गर्मी तो होनी है। तो कराची में आपको बता दें कि कल दिन में शदीद हबस रहा और शहर में रोजाना हीट स्ट्रोक के, समझ आ गई थी सारी, पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई थी ना मैं क्या कह रही हूँ। और जब हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सियासतदान हमारे ही शो पे आके मुल्क को मुल्क कह सकते हैं, तो फिर हम हबस क्यों नहीं कह सकते? अब ये तो कोई तो नहीं, सॉरी, बिल्कुल नहीं, अब हो गया है। अच्छा चलें ठीक है ना, आगे तो बढ़ाएं। नहीं, अब मैं बता ही नहीं रहे। आप बताएं, आप मतलब कि हीट स्ट्रोक से 40 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं, बिजली की लोड शेडिंग और है, एक दोहरा अजाब जो कर रही है लोगों की ज़िंदगी में मुब्तला बरपा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है, लेकिन कब? अच्छा, कराची में हवा भी बंद थी। अगर आप समंदर के किनारे भी कहीं आबाद हैं तो वहाँ भी कोई सीन ही नहीं था, स्टैंड स्टिल। कल रात में थोड़ी देर के लिए हवा चल रही थी, परसों तो ऐसा आलम था गर्मी का कि आप खड़े हो तो आप बोल लाहौर या इस्लामाबाद वाली कैफियत नहीं होती। भीगे हुए थे, घर के अंदर तो सांस नहीं आता वो तो, और घर के अंदर ज्यादा गर्मी होती है वैसे। अच्छा, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। सरदार साहब, आपकी फोरकास्ट तो बिल्कुल ये हवा हो गई, आपने कहा था कि कराची में बारिश होगी और हुई नहीं, और ये क्या किया आपने? We are joking, सरदार साहब, आप हमसे बात कर सकते हैं। थोड़ी सी रुक कर आ रही है। अच्छा है, आपने नहीं सुना सर। अब बताइएगा, वो कि हुमा कह रही है कि आपने बारिश का कहा था, इनको कोई उम्मीद थी बारिश की, सो वो और इनको तो बिल्कुल नहीं थी। ये बड़ा दिल टूटा हुआ है हुमा का, उन्होंने भरोसा कर लिया था। मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं, बताइएगा। जी, आपसे ज़्यादा मेरा दिल भी टूटा है। जो हमने कहा था कि 2 दिन बारिश होगी और हुई एक ही दिन, और वो भी चंदे की जगहों पर हुई और बाकी जगहों पर कोई ख़ास नहीं हुई थी। असल में जो देखें, जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था ना कराची के जनूब में, यही होता है। इसमें ट्रिक एक तरह से वो हमारे साथ यही खेलता है लो प्रेशर एरिया के, कभी तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर कर बारिश बरसा देता है और कभी साइड से निकल जाता है। तो कराची के जनूब से वो आगे वेस्ट की तरफ निकल गया और उसी ने ये गर्मी पैदा की हुई थी, जो हीट वेव लाइक सिचुएशन थी। पूरे 7-8 दिन बहुत शदीद गर्मी पड़ी, टेम्परेचर 3-4 दिन तो 40 से 42 के दरमियान चलता रहा और फिर 38-39 और वेरी हाई ह्यूमिडिटी, तो हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा बन जाता था। तो बड़ी सीवियर कंडीशंस थी और वो उसी लो प्रेशर एरिया की वजह से थी, क्योंकि सी ब्रीज मुसलसल सस्पेंडेड थी, उसकी वजह से। अब आज से बेहतरी शुरू हुई है, वो जो उधर गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गया, उसका जो रिमेनिंग या रेमनेंट उस लो प्रेशर का था, और अब सी ब्रीज रिलीज हुई आज से, तो आज से कतरे बेहतर है मौसम कराची में। अब देखिए अगले मानसून स्पेल की तवक्को रखें हम, 4 या 5 जुलाई से फिर एक्सपेक्टेड है, अगर मटेरियलाइज होती हैं कंडीशंस। अभी जो स्टैंड स्टिल है और हवा बिल्कुल बंद है, कल रात को जी टिकट चल रहे थे कि समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो गई हैं, हो गई हैं समुद्री हवाएं बहाल, फील तो नहीं हो रहा हमें? बिल्कुल नहीं। देखिए सुबह के वक्त में तो वैसे ही हवा बहुत कम होती है ना, लेकिन अभी तक मैंने बताया आपको कि उस लो प्रेशर एरिया का जो बकिया हिस्सा है ना, वो इंडियन गुजरात पे स्टिल मौजूद है, तो एक तरह से मुतासिर है अभी भी सी ब्रीज, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन उस तरफ से सेट हो गई है। पहले तो ये था कि डायरेक्शन वेस्ट से ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहती थी और मॉइस्चर तो था ही, लेकिन ये कि अब आज शाम से, वो आफ्टरनून से बल्कि, और शाम से सी ब्रीज चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज सुबह से आसार थे उसके, हल्की फुल्की चल रही थी और कुछ ना कुछ बादल भी आ गए थे, तो इसका मतलब है कि सी ब्रीज समवट हैज रिस्टोर्ड। तो अब बेहतरी आ जाएगी मौसम में, कराची में जो बहुत शिद्दत की गर्मी थी उसमें कमी आ जाएगी। अब लाहौर हाँ, ये भी बताएं कि लाहौर में जो अभी रिसेंटली बारिशें हुई हैं और पंजाब में और जगहों पे भी हो रही थी, ये मानसून स्टार्ट हो गया है, मतलब ये मानसून बारिशें हैं? जी बिल्कुल, मानसून बारिशें। देखिए बाज़ वक़्त ये होता है ना कि वैसे टेक्निकली हमारा जो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के दौरान जो बारिशें होती हैं ना, उसको हम मानसून बारिशें कहते हैं। तो बाज़ वक़्त ये होता है कि 2-3 दिन अर्ली प्री मानसून हवाएं दाखिल हुई, शुरू हुई, तो मानसून और वो प्री मानसून कोइंसाइड कर जाता है। पिछले 2-3 साल से इत्तेफाक से इसी तरह की ट्रेंड देखने में आ रहा है। तो इस दफ़ा भी जो ये पिछला स्पेल, आप मतलब आखिरी 2 दिन उसको मानसून में शामिल कर लें तो कोई उसमें कबात नहीं, मतलब उसको मानसून ही कह सकते हैं, उसको मानसून कह सकते हैं। अच्छा अब ये बताइएगा,
हम लाहौर की जो बारिशें हैं उसको मानसून कह सकते हैं। आने वाले दिनों में बाकी मुल्क में पहाड़ों पे क्या मौसम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ठंडे मौसम की तलाश में अपनी गाड़ियों में निकल पड़ते हैं पहाड़ों पे, फिर वहाँ लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, फिर फंस जाते हैं। सो इज़ दैट द अप्रोप्रिएट सीज़न? आगे 1-2 हफ्ते जो हैं या अभी ज़रा कम जाने का प्लान बनाएं? देखिए ये जो अगले यानी जुलाई का पूरा पहला हफ्ता है, ये पहले 10 दिन है, इसमें गैप्स के साथ अच्छी बारिशें हैं, बहुत तेज़ स्पेल भी है पंजाब भर में और इसी तरह से केपी में और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान। उसके बाद तो वैसे मानसून आ जाता है, तो फिर नॉर्दर्न एरियाज लोग नहीं जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत हर दफ़ा ही होता है हमारे अपने रिश्तेदार फंस जाते हैं। ऐसा ही होता है जी। पहाड़ी इलाकों में ज़ाहिर है तेज़ स्पेल जब बारिश का हो तो फिर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और नदी नालों में आपको बताया तूफानी आकर रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि लोग जब जाएं तो एटलीस्ट फोरकास्ट देख के उसको सामने रख कर जाएं, प्लान करें। अच्छा, एक और सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं सरदार साहब, चले जिस शहर में हम रहते हैं उसकी बात करते हैं। कराची में इतनी गर्मी हर साल ही पड़ती है और हमें हर साल लगता है कि इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी, या इस मरतबा वाकई इंतहा हो गई है? नहीं, इस दफ़ा ज़्यादा पड़ी है। देखिए जो हीट वेव जो 2015 में आई थी, पता नहीं आप लोगों को याद? जी याद है, बहुत सीवियर किलर हीट वेव कहलाती है वो। 1200-1300 तो ऑफिशियल फिगर थी, हम बात हो गई थी उसकी वजह से। तो उस वक्त कराची का हाईएस्ट टेम्परेचर 44.8 गया था और हीट इंडेक्स बन गया था 65-66 के आसपास बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। अब की दफ़ा जो हुई है ये मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन 42 गया है और एक दिन 40 गया है, एक दिन 41 रहा, मतलब 4-5 दिन इस तरह से रहा। और अदरवाइज भी 38-39 इसी दरमियान में एक तरह से फ्लक्चुएट करता रहा। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि सी ब्रीज बंद थी और हाई ह्यूमिडिटी थी तो हीट इंडेक्स 50 से 52-54 इस दरमियान बन रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड सीवियर हीट वेव थी आफ्टर 2015 इन कराची। और इत्तेफाक से 2015 के बाद जून के महीने का टेम्परेचर जो 42 गया है, इट इज़ द हाईएस्ट आफ्टर 2015। तो हम कह सकते हैं कि वो हीट वेव के बाद ये बड़ी सीवियर 9 साल बाद इतने राइज हुए टेम्परेचर। अब पता नहीं अगले साल क्या बनता है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, बिकॉज़ इस मर्तबा तो थैंक यू फॉर बीइंग मतलब बस हो गई है। अच्छा, एक आयरनी, मतलब हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है ना। 2015 पे आई मूव टू कराची और मुझे लगा था कि क़यामत की गर्मी थी और तब से अब तक यही लग रहा है कि कराची में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि वो एक दफा few years I have not been so bad, I believe. Perhaps, but every year जब आपको गर्मी लग रही हो तो लगता ज़्यादा ही है, लेकिन इस बार तो by all standards, by all records and standards, ये एक नेक्स्ट लेवल गर्मी मतलब पता है क्या, अब हमने अपने घर में ना एक रूटीन बनाया हुआ है कि जो हम पीक बिजली की आवाज़ है ना उसमें एसी का इस्तेमाल नहीं करते। कोशिश ये होती है ज़रा कम बिजली कंज्यूम करें। ज़ाहिर है हर एक को अपने हिसाब से मैनेज करता है, लेकिन इस मरतबा जो पीक आवाज़ है ना, अगर आपने दिन में थोड़ी देर एसी चलाया भी है तो भी इतनी गर्मी होती है कि आपको अगर आपके घर में बुजुर्ग हों और बीमार हों तो आप नहीं मैनेज कर सकते। आपको सांस ही नहीं आता। सारे मिलके कुछ दरख्त लगाने पड़े, देयर इज नो अदर वे। हम जितनी भी चीज़ें सोच रहे हैं ना, आइडियाज़ की किस तरह कंट्रोल किया जाए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स। ये तो आप लिख लें, मान लें, ये चीज़ें वर्स ही होंगी, ये कोई बेहतर की तरफ नहीं आएंगी। तो इसको रोकने के लिए, कटेल करने के लिए ग्रीनरी, देयर इज नो और कोई इसका है ही नहीं तरीके का। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और ठंडक प्रोड्यूस करते हैं बहुत, और भी दरख्त हैं जो अच्छे होते हैं। कराची में जो दरख्त निकाले गए हैं ना, हुमा उनकी जगह वैसे निकाल के नए भी लगाए गए हैं, उनको ट्रिपल कर दें। अब्दुल्ला, जितने भी लगाए गए हैं ना वो कम है। अभी वी रियली नीड टू पुट मोर ग्रीनरी हेयर, अदरवाइज कुछ होने नहीं वाला। मगर हम बेहिस हैं। हम जो पुराने घर थे, बड़े बड़े लॉन्स हुआ करते थे, उन पे जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, या तो उसमें ग्रीन डेजिग्नेटेड एरिया आप पहले से छोड़ें ना, मतलब एनओसी ना देना आप। अगर उस सारे प्रोजेक्ट में ग्रीनरी नहीं है तो इट शुड नॉट बी क्लियर। ग्रीन कवर होगा इस प्रोजेक्ट में, इस बिल्डिंग में जो आप बना रहे हैं कंक्रीट का इतना बड़ा टावर, बदसूरत बदनुमा, सो आप छोड़ें उसमें। क्योंकि पहले जिन घरों पे 2-2 हज़ार गज के घरों पे या 1000 गज के घरों पे ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहाँ पे तो फ्रंट लॉन भी होता था, पीछे वाले लॉन भी होते थे।
एक और चीज़ जो अब हमने देखना शुरू की है वो है रूफटॉप गार्डन। आपका अगर 1 कनाल का घर है या जो भी आपका घर है, छत है ऊपर और वो कंक्रीट छत है, अब तो लोग सोलर वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन आप लिटरली उसको एक गार्डन बना सकते हैं। वो आप ग्रीन कर सकते हैं एरिया। आपके घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो कितना उससे कंट्रोल होगा। ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको सीरियसली इन ऑप्शंस को देखें। ख़ासतौर पे जो नई कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। जो नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बाय डिज़ाइन अपने इंजीनियर से कहें कि वो इतना वेट बेयरिंग हो उस छत में कैपेसिटी कि वो मिट्टी और फिर दरख्तों और पौधों का बोझ बर्दाश्त कर सके, विच इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप बना रहे हैं तो कंसिडर दिस। प्लानिंग अगर हो जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डुएबल है। डुएबल क्या, दुनिया कर रही है भाई, तो हमें भी ये करनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक और ख़बर जो विच डजंट सरप्राइज मी एनी मोर, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में तो हैं ही। गुजरात में इमाम मस्जिद के 14 साला बेटे ने फ़िरका वाराना बहस के दौरान एक बुज़ुर्ग को कत्ल कर दिया। मतलब बर्दाश्त तो है ही नहीं ना। 14 साला बच्चे और बुज़ुर्ग मकतूल नज़ीर हुसैन शाह उनका नाम था कि दरमियान किसी मजहबी मामले पर बहस हो रही थी। बच्चा गुस्से में आ गया और चाकू के वार से नज़ीर हुसैन शाह को शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। अब आप मतलब इधर मैं कहती हूँ पॉज करें और ज़रा सोचें कि 14 साल के बच्चे में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू सुन सके। 14 साल के बच्चे के दिमाग में क्या क्या भरा गया है कि उसके लिए अगले ने ऑब्वियसली उसकी बात से एग्री नहीं किया होगा। उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया होगा कि नहीं बर्दाश्त ही नहीं हुआ, हम मार देंगे। क्योंकि हम अपने आप को ठीक और बाकी सबको मतलब अपने नज़रिए के मुकाबले में हमें उनके ना ईमान पे कामिल यकीन होता है, ना हम उन्हें मुसलमान मानते हैं। सिर्फ हमारा फ़िक़ा, सिर्फ हम ये सारे लोग इंडिविजुअल यही समझते हैं कि सॉरी, हमें एज अ कॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एज मुसलमान ऑल्सो हमें लगता है कि दुनिया के सारे मुसलमान और मुसलमान मुल्क एक तरफ, हमसे बेहतर कोई नहीं। मतलब ये जब हम इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे ना तो ये होगा जो अभी हम आपको बता रहे हैं। देखा है कि सऊदी अरेबिया में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, ईरान में, इराक में लोग सड़कों पे जिंदा जलाए जा रहे हैं। अच्छा जी, इसी सूरत हाल पे ख्वाजा आसिफ का भी क्या कहना था, वज़ीर दिफा है, सुने। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसमें पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए। छोटे फिरके क्या, जो बड़े फिरके हैं, जो बड़े फिरके का बताना जा सकता है जिन्हें, वो भी महफूज नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बात ये होती है कि अब ये जिस बच्चे ने मारा है और उसके बाप को, इन्होंने एक अबूरी जमानत भी ले ली है। वो भी एक सिस्टम जो है ना वो माशाल्लाह ही है सिस्टम। So basically कि कत्ल के केस में कैसे हो सकती है जमानतें? महफूज नहीं है, कोई किसी से महफूज नहीं है। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के 1000 दफ़ा सोचते हैं एक जुमला भी बोलने से पहले, क्योंकि कोई किसी से महफूज रहा ही नहीं है। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, रियाज रासिक इज जॉइनिंग अस। रियाज, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये क्या हुआ था इधर, इसकी ज़रा कुछ डिटेल दीजिए, और पुलिस तक खबर कैसे पहुंची, फिर एक्शन क्या हुआ, ये सब बताएं। जी, ये वाक़या जो है वो 14 थाना कुंजा का इलाका है। यहाँ पे एक वाक़या पेश हुआ है। 14 साल लड़के ने एक बुज़ुर्ग को छुरे मारकर ज़ख्मी कर दिया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी होकर उनको तहसील हेडक्वार्टर कुंजा में दाखिल कर दिया गया, जहाँ पे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस जान बहक हो गए। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी अफवाह फैलाई गई है कि ये मजहबी रंग इसको दिया गया है, जबकि पुलिस ने इसको मजहबी होने का डिनाई कर दिया है। और जहाँ पे मुलज़म रेहान 14 साल लड़का जो है उसको पुलिस ने मौके पर गिरफ़्तार कर लिया, जबकि दूसरा एक जो मुलज़म है उसका उसने बुरी ज़मानत कराई हुई है। जबकि नज़ीर हुसैन शाह के भाई की मदय्यत में, मकतूल के भाई की मदय्यत में ये जो है वो FIR दर्ज की गई। अच्छा, अब जाहिर है ये कमसन लड़का जो है ये तो गिरफ्तार है, लेकिन कार्रवाई तो उनके खिलाफ भी होनी चाहिए ना, जो इस इश्तियाल अंगेज़ी, जहन साजी का बाइस बन रहे हैं, चाहे वो इसका वालिद हो या कोई और हो। मतलब वहाँ भी तो कोई घेरा तंग करें।
जी ये बात आपकी ठीक है कि 14 साल लड़के के जो जहन साजी करने वाले लोग हैं उनको भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये मजहबी कोई ऐसा इसमें रंग नहीं है, ये एक छोटी सी मुखालफत सी जिसकी वजह से ये कत्ल हो गया। लेकिन ताहम उन्होंने कहा कि अभी तक तफ्तीश में कहीं ऐसा मजहबी कल्चर नज़र नहीं आया। ताहम 14 साल लड़का जो रेहान है उसको गिरफ़्तार कर लिया हुआ है, उसके साथ जो FIR में नामजद दूसरा मुलज़म भी है उसको भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। रियाज रासिक बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सारी FIR में कहीं कोई मजहबी इशू पे बात का बताया नहीं है। मुझे नहीं पता फिर वो इतने राइल अप वैसे किस बात पे हो गए होंगे, खासतौर पे 14 साल के बच्चे को क्या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे उसने कहा होगा कि आओ जी मार दें, और क्या बात हुई? हम एड्रेस नहीं करते मसले को, हम दबा देंगे, हम छुपा देंगे कि जी ये तो मजहब पे बहस नहीं हो रही थी, ये तो बच्चे को वैसे ही कोई भाई ये मजहब पे बहस हो रही थी और मजहब पे बहस पे आदम बर्दाश्त पे बच्चे ने चाकू से वार करके और आ जाएंगे ना बच्चे को बचाने के लिए, जैसे उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मतलब 1000 चीज़ों का एक ट्विस्ट जो है वो इसको दिया जा सकता है, बट कहने का मतलब ये है कि हमारी कोई अखीर किस्म की अदम बर्दाश्त है। हम वी आर सो नॉट टॉलरेंट एट ऑल टू अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज़, ये हमारा मसला है। और हर फील्ड में, मतलब आप क्रिकेट की बात कर लें, आप मज़हब की बात कर लें, पॉलिटिक्स की बात कर लें, कुछ भी कर लें, हम नहीं अग्री करेंगे और हम मारेंगे इस बात पे। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि एक ही जगह पे, एक ही इलाके में, एक ही मोहल्ले में रहने वालों के लिए एक दूसरे के खिलाफ केसेस परसू करना आसान नहीं होता। सो इस किस्म के केसेस में ना रियासत को मुद्दई बनना चाहिए। मतलब एक और फैमिली जिसका पहले एक आदमी मारा गया है, हो सकता है वो ना इस कैपेसिटी में हो कि वो इमाम मस्जिद के बेटे से पंगा ले सकें और पूरा इलाका उनके खिलाफ हो जाए। इन्फ्लुएंस है, मजहबी इन्फ्लुएंस भी है, सारा कुछ है, चाहे वो ऑनर किलिंग के वाकयात हो, ये भी वैसे ही वाकयात हैं। सो इसमें रियासत मुद्दई बने, रियासत इन केसेस को परसू करे। इसको एक टास्क, वैसे हम किस फ्रंट में मैं कहता हूँ कि फ्रंट ही है, ये वॉर फुटिंग पे इन चीज़ों पे काम होना है, और ये वॉर कहीं बाहर से नहीं होगी, आपस में ही हमें बीच में। इस पे क्या बात की जाए, मुझे पता है अभी टुडे इज़ अ मंडे एंड दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ इज़। क्या हो सकता है, या फिर आपके पास कुछ और है? कहीं हम लोगों को मार रहे हैं, कहीं हम जानवरों को उनकी खालों के लिए मार रहे हैं। आपको पता है एक और वीडियो भी आ गई है सामने, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। बलूचिस्तान में 2 तेंदुओं के बाद 2 भेड़ियों को भी मारने की वीडियो आ गई है। खुजदार की तहसील बागाना में पहाड़ों पे मकामी अफराद ने कीमती खाल के हुसूल के लिए भेड़ियों को मार डाला। WWF पाकिस्तान के तकनीकी मुशीर मौज़म खान ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए डिप्टी कमिश्नर खुजदार से मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। सो क्या ये जानवरों के हकूक़ के लिए भी खाल भी एक वो होती है, कोई नायाब चीज़ होती होगी। अच्छा होती होगी बिल्कुल। सो जानवरों के हकूक़ की कानून साजी एक अलग टॉपिक है जिस पे मैं देख रहा था आयशा चौधरी को कुछ काम भी कर रही हैं। दुनिया भर में ऐसे कवानीन साजी हुई भी है, हमारे यहाँ भी एक्चुअली लॉ मेकिंग की ज़रूरत है अब वैसे इस ज़मीन में भी। सो एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे कुछ देर। उधर हैदराबाद में ये भी एक अजीबोगरीब कहानी है, बताएं। हैदराबाद में सगे चचा ने बेवा भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दीवार चुनवा दी, अनारकली स्टाइल, पीछे से दीवार ही बंद कर दी। और ये वीडियो में आपको बड़ी अच्छी तरह नज़र आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या बात हो रही है। जिसने ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या सुना है दंग रह गया है। मतलब एक मुल्ज़िम इस सिलसिले में वसीम, उसको गिरफ़्तार करके पुलिस ने अदालत से 1 रोज़ा रिमांड हासिल किया है। गिरफ़्तार मुल्ज़िम मरकज़ी मुल्ज़िम सुहेल की अहलिया का भाई है। मुतासरा खातून बेवा है और उसका देवर मकान पर कब्ज़ा करना चाहता था। देवर ने कमरे की दीवार की जगह पर ईंटें लगाकर माँ बेटी को बंद कर दिया, और जब ये काम किया जा रहा था माँ बेटी कमरे में सो रही थीं। पड़ोसी की जानिब से 15 पर इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीवार तोड़ी और माँ बेटी को बाहिफाजत निकाल लिया। खातून की मुद्दईयत में 3 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्ज़मान के खिलाफ घर पर कब्ज़ा, हब्से बेजा में रखने और धमकियों की दफ़ात शामिल हैं। मैं कहता हूँ आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं? अनारकली से बता तो रही हूँ, और पता भी किस तरह चला कि इनके पास फ़ोन था, तो लिहाजा इन्होंने अपने नेबर्स को फ़ोन करके बीच में बताया कि हमें तो चुनवा दिया है। एक्सेलेंट। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम हमारे साथ हैं। अली नईम, अगेन पहले तो ये बता दें कि ये खातून जो है कौन है, बुनियादी मसला क्या था, कब से लड़ाई इनकी चल रही थी, और कौन सी जायदाद है जिसके चक्कर में इस तरह के काम किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है?
जी, ये खातून मुसम्मात तस्लीम जहां हैं, जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, जिनका नाम अब्दुल हक उर्फ बुल्लू है। अपनी बेटी के साथ ये एक कमरे के मकान में रहती हैं और उसी मकान के अंदर इनके देवर जो हैं इरफान, जिनका नाम है, वो भी उसी मकान के अंदर एक कमरे में रहते हैं। और एक कमरा जो है वो इनके शौहर के मामूजाद सुहेल के पास भी है। बुनियादी मसला जो है वो इस मकान की मिल्कियत का तनाज़ा है। और इस मकान के हवाले से अगर हम बात करें कि इस जायदाद के वजह से आखिर ये क्या मसाइल क्रिएट हुए हैं, तो बेसिकली एक मकान है, 50-60 गज़ का ये मकान है, कच्ची आबादी के अंदर फ़र्द हकीकत के ऊपर ये अलॉट हुआ था। FIR के मुताबिक जो मुसम्मात तस्लीम जहां ने FIR के अंदर अपना जो बयान दिया है उसके मुताबिक ये मकान बेसिकली इनके जो ससुर थे सरवर हुसैन, उनके नाम पे था। और उनका ये कहना है कि उसके बाद ये उनके बेटों के पास ये मकान जो है उसकी मिल्कियत पहुंची है। और इस सारी मिल्कियत के अंदर जो सुहेल हैं उनका कोई भी किरदार नहीं है। और लेकिन 28 तारीख को ये देखने में आया है कि जो मुसम्मात तस्लीम जहां हैं और उनकी बेटी हैं, उनको उनके कमरे के अंदर धक्का देकर बंद कर दिया गया और उसके बाद जो कमरे का दरवाज़ा है उसके बाहर दीवार उठा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके इन्हें बाजियाब करवाया। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है ये बता दें। मुल्ज़िमान तो बड़े वाज़ेह हैं, सब जानते हैं, सबको गिरफ़्तार क्या सबको किया गया है और क्या सीन है पुलिस की कार्रवाई का? जी बिल्कुल, जो मुल्ज़िमान हैं वो बहुत वाज़ेह हैं और तकरीबन सब उन्हें जानते भी हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मुल्ज़िमान जो हैं वो फ़रार हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करके वसीब को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से 1 रोज़ का तफ्तीशी रिमांड भी ले लिया गया है। ताहम अगर हम बात करें जो मुसम्मात तस्लीम के देवर हैं इरफान और जो मुसम्मात तस्लीम के शौहर के मामूजात हैं सुहेल, वो अपनी अहलिया के साथ अब तक फ़रार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे फरार हैं। जो मुल्ज़िमान मेन मुल्ज़िमान है वो फरार है। इंटेंशन की होती है ना, तो इंटेंट इधर ये थी कि उनको चुनवा दो, वो मर जाएं बीच में, तो सारी जो कार्रवाई होनी चाहिए ना वो इस चीज़ पे होनी चाहिए। अच्छा, खानदान वाले भी आ जाते हैं ना ऐसी लड़ाइयों में। और जिस कमरे के लिए बेसिकली, क्योंकि जितना मकान है ना वो एक मरले का भी नहीं है, तो जिसके लिए वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अब वो छोड़ के भाग भी गए हैं उसमें से। 50-60 गज 1.5 मरला होगा मुश्किल, मेरा ख्याल है हार्डली। तो बेसिकली ये इंटेंट टू किल है। ये इनके जो खानदान है उसके लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि अमूमन ये जो खानदानी लड़ाइयाँ होती हैं इसमें खानदान वाले भी आ जाते हैं ना बीच में। फिर सारी सूरत हाल के अंदर बड़ों का किरदार इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा है कि मुसम्मात तस्लीम के शौहर जो हैं वो भी वफ़ात पा चुके हैं, उनके ससुर हैं वो भी वफ़ात पा चुके हैं। और जो इनके जो ससुर हैं सरवर हुसैन, उन्होंने बेसिकली जो मकान का एक कमरा है वो अपने साले अज़ीज़ को जो है वो दिया था। अज़ीज़ का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद अज़ीज़ के बेटे सुहेल अपनी अहलिया के साथ इस मकान के अंदर रिहाइश पजीर थे। मिल्कियत का यह तनाज़ा है। अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि ये बताने में ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से और मुसम्मात तस्लीम की जानिब से भी कि जो उनके देवर हैं इरफान, उनके पास जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, फ़र्द हकीकत जो है वो उनके पास है। और पुलिस का भी ये कहना है कि जब ये गिरफ़्तार होंगे मुल्ज़िमान तो उसके बाद ही ये देखा जा सकेगा कि असल में मिल्कियत किसके नाम पर है। बहुत शुक्रिया आपका अली नईम, दिस इज़ ट्रैजिक। या इट इज़ ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और साथ साथ एक ट्रिब्यूट जिसका टाइम तो नहीं रहा, लेकिन लेडी डायना जिनको याद होंगी वो बिल्कुल याद होंगी। यस, तो आज के दिन वो पैदा हुई थी और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.